अध्याय 111। जल्द ही ग्लेन ने ब्लैक वीवर के सभी हिस्सों को एक बड़े भंडारण बैग में लोड कर दिया था। यह उसके छोटे पतले शरीर की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन उसने इसे आसानी से उठा लिया। डुडियन ने जब ग्लेन को जाने के लिए तैयार देखा तो वह एक पल के लिए झिझके। फिर भी उसने कहा, वहाँ कुछ तो प्रतीत होता है। उसने जमीन की ओर इशारा किया। हालांकि यह उनकी अपनी अटकलें थीं, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया। ओह, ग्लेन आश्चर्यचकित दिखे, तुम्हें कुछ गंध आ रही है। मिट्टी में, डुडियन ने उत्तर दिया। पिछली सटीक ट्रैकिंग के बाद सभी को डुडियन की गंध की भावना पर पूरा भरोसा था। उन सभी ने अपने हथियार निकाल लिए ताकि किसी भी स्थिति में वे तैयार रहें। ग्लेन ने नाइट को आंख मारी और नाइट ने मानो उसके संदेश को समझ लिया और उस स्थान पर चला गया जहां डुडियन ने इशारा किया था। उसने जमीन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों को करीब 30 सेंटीमीटर गड्ढे के बाद रेत में गोल सफ़ेद वस्तुएं नजर आईं। ग्लेन और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। काले बुनकर के अंडे। गड्ढे के अंदर 8 ब्लैक वीवर अंडे पाए गए। डुडियन ने देखा कि उसका अनुमान सही था। वह मन ही मन खुश भी था और दुखी भी। दुर्भाग्य से उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, या वह टीम को छोड़ सकता था और उन्हें लेने के लिए चुपचाप वापस आ सकता था। हालांकि यह क्षेत्र बहुत खतरनाक था और यहाँ तक कि मध्यवर्ती रजत शिकारी भी अकेले घूमने से डरते थे। हालांकि उसके पास गंध की बहुत अच्छी समझ है और वह पहले से ही राक्षसों का पता लगा सकता है। ऐसे जानवर भी थे जिनके पास अपनी गंध को छिपाने और चुपचाप अपने शिकार तक पहुंचने का साधन था। इस क्षेत्र में इस प्रकार के राक्षस असामान्य नहीं थे। उन्होंने इस विकल्प पर पुनर्विचार किया था क्योंकि वह जोखिम नहीं लेना चाहते थे। आखिरकार भगवान हमेशा उसे भाग्य का आशीर्वाद नहीं दे सकते। ग्लेन ने अपने हाथों में काले बुनकर के अंडों को देखा। उनमें से 8 हैं, इसलिए उनमें से एक के जीवित रहने का अवसर है। मैं अपने जादुई निशानों की दर और ताकत बढ़ाने के लिए इसे बाद में अवशोषित कर सकता हूँ। नाइट भी काफ़ी खुश थी। हालांकि डुडियन की नज़र अचानक उस तीरंदाज पर पड़ी जो उसके बगल में खड़ा था। हालांकि वह हंस रहा था और ग्लेन को बधाई दे रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुंद थी। इसके अलावा दोनों के बीच ऊंचाई के अंतर के कारण डुडियन आसानी से देख सकता था कि उसकी हथेली मुट्ठी में बंधी हुई थी। जोर लगाने से उसका अंगूठा फिसल गया। डुडियन को अचानक समझ आ गया और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब काला बुनकर हमसे लड़ रहा था और हमारे साथ व्यवहार कर रहा था तो उसे गुप्त रूप से अपने अंडे छिपाने का अवसर नहीं मिला। ग्लेन ने पिछली लड़ाई को याद किया। डुडियन की ओर देखते हुए उसने आह भरते हुए कहा, सौभाग्य से आप अपने अवलोकन में सावधान हैं, अन्यथा हम 8 अपरिपक्व अंडों से चूक जाएंगे। डुडियन मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। वह बेबसी से सोच रहा था कि भले ही यह अनजाने में हुआ हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने तीरंदाज युवक को नाराज कर दिया है। उत्तरार्ध में अल्ट्रासोनिक सुनने की क्षमता थी, इसलिए उसे दफन काले बुनकर के अंडों से निकलने वाली ध्वनि भी सुननी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिकार के लिए एरिया नंबर 6 में जाने का प्रस्ताव रखा। जाहिर तौर पर यह एक बहाना था और वह साफ तौर पर टीम के जाने का इंतजार कर रहे थे। बाद में वह चुपचाप अंडे लेने के लिए वापस आ जाता था। लेकिन तीरंदाज की योजना असफल रही और ग्लेन और दूसरे शूरवीर के सामने बेनकाब हो गई। आखिरकार वे मूर्ख नहीं थे और सब कुछ समझ सकते थे, लेकिन अपना गुस्सा उजागर नहीं करते थे। मुझे एक और दुश्मन मिल गया है। डुडियन ने युवा तीरंदाज की आंखों में देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन डुडियन को अब भी लगा कि उसे तीरंदाज की शक्ल याद रखनी होगी। यदि भविष्य में वह उससे विशाल दीवार के बाहर मिले तो उसे उससे यथासंभव दूर रहना होगा, अन्यथा वह गुप्त प्रतिशोध का निशाना बन जाएगा और मुक्ति से परे स्थिति में फंस जाएगा। ये डीन का ही श्रेय है कि हम गलती से 8 अपरिपक्व अंडे ढूंढ सके। ग्लेन ने एक पल के लिए डुडियन को देखा और कहा, संघ की कीमतों के अनुसार इस दुर्लभ राक्षस अंडे की कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। हालांकि सब कुछ जीवित रहने की दर पर निर्भर करता है, इसलिए मूल्य उल्टा हो सकता है। मैं उन्हें कीमतें आवंटित करने के लिए एक कंसोर्टियम को दूंगा, लेकिन 4 अंडों की कुल कीमत डीन की होगी क्योंकि वही इसे ढूंढने वाला था। ये 4000 सोने के सिक्के होंगे। आप में से प्रत्येक को 1000 सोने के सिक्कों का मुआवजा मिलेगा। चूंकि अंडे अपरिपक्व हैं, इसलिए मैं उन्हें पालने में मदद करने के लिए एक कंसोर्टियम को दे दूंगा। ग्लेन मुस्कुराई क्योंकि उसने देखा कि न तो नाइट और न ही अन्य लोगों ने उसके वितरण पर आपत्ति जताई। डुडियन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि ग्लेन ने वितरण करते समय उसे बहुत सारे शेयर दिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि मूल्य का आधा हिस्सा उसे वितरित किया जाएगा। इसके अलावा वह उसकी सद्भावना हासिल करेगा। हमें इस बार डीन की नाक को धन्यवाद देना होगा। नाइट जोर से हंसा। गेट भी मुस्कुराया और डुडियन के कंधे को थपथपाया, कहा, अच्छा है। दूसरों के साथ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करते समय डुडियन मुस्कुराए। ग्लेन ने 8 युवा अंडे हटा दिए और भीड़ उसी रास्ते से पीछे हट गई। रास्ते में डुडियन की गंध की भावना और तीरंदाज की अल्ट्रासोनिक सुनवाई ने उन्हें कई राक्षसों से बचने में मदद की। हालांकि उन्हें फिर भी कुछ मार झेलनी पड़ी।
इसके अलावा उनमें से एक ने उन पर घात लगाकर हमला किया था, लेकिन सौभाग्य से ग्लेन की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण वह मारा गया। लड़ाइयों के माध्यम से डुडियन को धीरे धीरे ग्लेन की युद्ध शक्ति का एहसास हुआ। वह स्तर 20 तक के राक्षसों से आसानी से निपट सकती थी, हालांकि उसे स्तर 20 से ऊपर के राक्षसों से समस्या हो रही थी। उदाहरण के लिए, यदि वह अकेले ब्लैक वीवर का सामना करती, जो कि स्तर 26 का जानवर था, तो उसकी जान को खतरा होता। आखिरकार डुडियन को ब्लैक वीवर की स्थिति की पूर्व सूचना के बिना वह चुपचाप हमला करने के लिए छिप जाता और ग्लेन समय पर उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाता। ग्लेन ने टीम को क्षेत्र संख्या 1 से बाहर निकाला। वे राजमार्ग के बगल में विशाल पेड़ों वाले जंगल में आ गए। वे डुडियन को तब तक साथ ले जाते रहे जब तक कि क्षेत्र संख्या 7 साफ नहीं हो गया। क्षेत्र संख्या 7 को पहले से ही शिकारियों द्वारा साफ किया जा रहा था, जबकि डुडियन अभी भी मेहतर था। अब इसे साफ कर दिया गया है। भले ही कभी कभार राक्षस बचे हों, लेकिन अपनी ताकत से वह उनसे बच सकता था और बच सकता था। जब तक अगर उसकी किस्मत खराब होती तो उसे एरिया नंबर 7 के सबसे खतरनाक जानवरों से सामना करना पड़ सकता था। जैसे ही वे क्षेत्र संख्या 7 में दाखिल हुए, ग्लेन और अन्य लोग डुडियन को अकेला छोड़कर चले गए। डुडियन ने स्कॉट का नक्शा देखा था और उसे टुकड़े याद थे, लेकिन फिर भी उसने ग्लेन से मार्गों के बारे में पूछा। एरिया नंबर 7 एरिया नंबर 9 से ज़्यादा दूर नहीं था। वह भारी हथियारों से लैस था, इसलिए एरिया नंबर 9 पर जाने से पहले वह एरिया नंबर 7 में शिकार करने जा रहा था। एरिया नंबर 7 में डुडियन ने बहुत सारे मरे हुए लोगों को घूमते हुए देखा। ग्लेन और अन्य लोगों ने उन्हें सूचित किया कि मरे हुए लोग सबसे आखिर में साफ किए गए थे। जब तक वे शिकारी दल के रास्ते पर नहीं होंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। आमतौर पर शिकारी उनकी तलाश में पहल नहीं करते। हर बार जब एक नया क्षेत्र साफ किया जाता है तो सबसे पहले परजीवी कीड़े वाले राक्षसों को खोजा और मारा जाएगा, क्योंकि वे इलाके के सबसे खतरनाक जानवर होंगे। परजीवी राक्षसों वाले जानवर सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। यदि वे मरे हुओं का शिकार करते हैं तो कुछ राक्षस दूसरे क्षेत्रों में भाग जाएंगे। वे विशेष रूप से अन्य कंसोर्टियम के आदेश के तहत क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये फसल की क्रीम को दूसरे संघ को दान करने के बराबर था। जब डुडियन ने लक्ष्यहीन रूप से मरे हुए को घूमते देखा तो वह घबराया नहीं, लेकिन वह खुशी से भरा था। उसे एक इमारत मिली और वह एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। उसने आवाज़ निकालने और अन्य क्षेत्रों से मरे लोगों को आकर्षित करने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अध्याय 112 शिकार स्तर 4 साधारण मरे अन्य जानवरों की तुलना में प्राथमिक शिकारी का पसंदीदा था। मरे वृत्ति पर पीछा करेंगे। अन्य राक्षसों के विपरीत, जिन्होंने जानवरों जैसी जीवित रहने की भावना पैदा की है, उन्हें मारने के लिए सरल जाल का उपयोग करना पर्याप्त है। यहाँ तक कि हड्डी के चूहे भी जानते थे कि खतरनाक स्थितियों से कैसे बचा जाए और जाल का उपयोग करके उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि साधारण मरे एक अन्य उत्परिवर्तन से गुजरने के बाद एक कंकाल में विकसित होंगे। भारी मात्रा में उपभोग करने और नए स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी सारी क्षमताएं उछलकर उन्नत हो जाएंगी। यह उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां ये सीधे एक मध्यवर्ती चांदी स्तर के शिकारी से लड़ सकता है। इसके अलावा इसमें चेतना की भावना होगी और बाहरी ताकतों द्वारा इसे आसानी से नहीं मारा जाएगा। डुडियन ने पहले एरिया नंबर 1 में एक कंकाल की लाश देखी थी। फिलहाल वह इसे आम मरे हुए लोगों के रूप में आसानी से पहचान सकता था और इसीलिए उसने जाल का उपयोग करके उनका शिकार करने का साहस किया। वाह वाह वाह! तीर निकल गए। उनकी प्रभावी सीमा 100 मीटर थी और यह वास्तव में एक 24 मंजिला इमारत की ऊंचाई थी। आमतौर पर अधिकांश आवासीय भवनों की ऊंचाई प्रत्येक मंजिल के बीच लगभग 4 से 5 मीटर होती थी। डुडियन अभी 20वीं मंजिल पर खड़ा था, जमीनी स्तर से लगभग 80 मीटर की दूरी पर। छत पर खड़ा रहना खतरनाक था क्योंकि गंभीर जंग के कारण कंक्रीट टूट रही थी। उसने मरे हुओं को अपनी प्रभावी सीमा में आकर्षित करने के लिए पत्थरों का उपयोग किया। तीर मरे हुओं पर सटीक प्रहार करते हैं। ब्लैक वीवर के साथ उच्च तीव्र अनुभव के बाद वह उनके आंदोलन प्रक्षेप पथ को आसानी से पकड़ने में सक्षम था। डुडियन को काले बुनकरों की तुलना में मरे हुए लोगों को गोली मारना बहुत आसान लगा। उनके कार्यों की भविष्यवाणी करना बहुत आसान था। तीर मरे हुए को उसके सिर से टकराएगा और उसे जमीन पर गिरा देगा। कभी कभी वह मरे हुए व्यक्ति के कंधे पर वार कर देता था या तीर उसके चेहरे को छेद देता था। शॉट की ताकत उसके शरीर को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। इसलिए अधिकांश समय वे ध्वनि की दिशा की ओर दौड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। डुडियन लगातार डोर खींचता और तीर चलाता। डुडियन के तरकश में तीर खत्म हो गए क्योंकि वह पीछे से एक और तीर खींचने गया, लेकिन वह किसी को भी पकड़ नहीं सका। खुशी के मारे उसके चेहरे पर एक विद्रूप मुस्कान थी। वह इमारत के दूसरी ओर गया और एकत्रित मरे लोगों को दूसरी जगह आकर्षित करने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर पड़ोस की सड़कों पर गिरे। खामोश खंडहरों में पत्थरों के गिरने की आवाज़ें जोर जोर से गूंज रही थीं।
मरे हुए लोगों के कान विशेष रूप से उत्सुक थे, इसलिए वे तुरंत ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ने के लिए जुट गए। डूडियन तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया और उसने अपने पूरे शरीर पर पाउडर लगा लिया। वह भूतल पर पहुंचा और मरे हुए लोगों की लाशों के ढेर के पास गया। उसने उनके सिर काट दिए या उनकी गर्दनें तोड़ दीं। उसने 7 या 8 सिर उठाए और उन्हें वापस इमारत में ले गया। वह एक कोने पर बैठ गया और सिर काटने लगा। उसे अंदर ठंडे क्रिस्टल मिले और उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इस बैच को समाप्त किया, डूडियन और अधिक सिर इकट्ठा करने के लिए बाहर भागा और उन्हें कोने में विच्छेदित करने के लिए वापस ले आया। लगभग 3 प्रयासों में उसने मरे हुए सभी लोगों के सिर एकत्र कर लिए थे और जो तीर उसने पहले चलाए थे वे भी बरामद कर लिए गए थे। हालांकि इसके बाद उसने शिकार करना जारी नहीं रखा बल्कि इमारत की छत पर वापस चला गया। उसने ठंडे क्रिस्टल में से एक निकाला और अपनी उंगली काट ली। गर्म खून क्रिस्टल पर गिरा। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ का गर्म पानी से सामना हो गया हो। जिस स्थान पर रक्त गिरा, क्रिस्टल पिघलकर पारदर्शी चांदी के तरल में परिवर्तित होने लगा। डूडियन ने निरीक्षण करना जारी रखा। उसने ये जांचने के लिए खून गिराना बंद कर दिया कि ठंडा क्रिस्टल आखिर कैसे बनेगा। समय के साथ रक्त का तापमान ठंडा हो गया, लेकिन यह वापस ठंडे क्रिस्टल में नहीं जम पाया। डूडियन को राहत तो मिली, लेकिन उसने सोचा कि बीमा के तौर पर सिर्फ यह एक प्रयोग पर्याप्त नहीं है। वह नीचे लौटा और मरे हुए लोगों का खून इकट्ठा किया। हालांकि मरे हुए का खून क्रिस्टल को पिघला नहीं सका। इसके बजाय जब ये क्रिस्टल पर गिरा तो ये तुरंत जम गया, गहरे लाल आंसू के आकार में बदल गया। इसके बाद डूडियन को आश्वासन दिया गया, जादुई निशानों को अवशोषित करने के बाद मेरा खून बदल गया था। ठंडे क्रिस्टल मेरे खून को नष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मुझे सीधे ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। उसने ठंडे क्रिस्टल को पकड़ लिया क्योंकि वह उसे सीधे सोख लेना चाहता था। हालांकि उसके दिल में अभी भी हिचकिचाहट की एक झलक थी। हालांकि वह जानता था कि उसके अनुमान के अनुसार उसका शरीर इसे अवशोषित करने में सक्षम होगा, लेकिन एक इंसान के रूप में वह अज्ञात से डरता था। इसके अलावा वह जानते थे कि एक प्रयोग ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि परिणाम स्थिर होंगे। वह उन दुष्प्रभावों के बारे में अनिश्चित थे जो ठंडे क्रिस्टल के लंबे समय तक अवशोषण के बाद सामने आ सकते हैं। उन्होंने इस विषय पर अधिक सोचा, लेकिन अंततः ठंडे क्रिस्टल को तुरंत अवशोषित करने के आवेग को छोड़ दिया। आखिरकार एक ही जीवन है, इसलिए उसे सतर्क रहना था कि इसे न खो दें। उसने आय वापस रख ली और मरे हुए लोगों का शिकार जारी रखने के लिए अपना धनुष और तीर पकड़ लिया। उन्होंने प्रयोगों को जारी रखने और धीरे धीरे ठंडे क्रिस्टल के रहस्य का अध्ययन करने की योजना बनाई ताकि इसके प्रभावों को अधिकतम किया जा सके। समय तेजी से भाग रहा था। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। डूडियन ने क्षेत्र संख्या 7 में करीब 600 मरे हुए लोगों का शिकार किया था। ये 600 सोने के सिक्कों के बराबर था। कभी कभी उसकी मुलाकात किसी बड़े राक्षस से होती थी जिसे वह पहले भी देख चुका था। वह उनके स्तर की पहचान नहीं कर सका, इसलिए उसे नज़रअंदाज कर दिया और उनसे दूरी बना ली। मैं इनमें से आधे ठंडे क्रिस्टल को बदल दूंगा जबकि बाकी को अपने पास रखूंगा। शायद भविष्य में मैं विशाल दीवार के बाहर एक गुप्त आधार बनाने जा रहा हूं। डूडियन ने आसपास की जांच करते हुए योजनाएं बनाईं। अचानक एक परिचित गंध उसकी नाक में चली गई। उसके दिमाग में एक महिला की आकृति उभरी। ये वह है, डूडियन ने फुसफुसाया। वह इस गंध को कभी नहीं भूलेगा जो खूनी तलवारबाज लिंडा की थी। 30 मील या उसके आसपास। क्या वह क्षेत्र संख्या 7 में शिकार कर रही है? डूडियन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि क्षेत्र संख्या 7 हाल ही में कंसोर्टियम का फोकस था। वे इस क्षेत्र को पूरी तरह साफ करना चाहते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिंडा का अंत यहीं हुआ। पहली बार उन दोनों की मुलाकात मेहतर मुख्यालय में हुई थी और वह मौत से बाल बाल बचकर जीवित रह गया था। उसके मन में उसे मारने का विचार आया, लेकिन उसी समय एक आवाज ने चुपके से कहा, यह केवल एक मौखिक संघर्ष था जो एक दूसरे को मारने की हद तक नहीं बढ़ सकता था। बहुत समय बीत गया है, शायद वह तुम्हें भूल गई है क्योंकि वह रोजाना बहुत से लोगों से मिलती है। हालांकि एक और विचार उभरा, हम विशाल दीवार के बाहर हैं। भले ही आप उसे मार दें, किसी को पता नहीं चलेगा। दीवार का कानून यहाँ किसी की रक्षा नहीं करता है। अगर लोगों को पता भी चल जाएगा तो भी आपको दोषी ठहराने का कोई तरीका नहीं होगा। उसे मार डालो ताकि आप भविष्य में अनावश्यक परेशानी झेलना चाहते हों। हालांकि वह एक सिल्वर लेवल शिकारी है, अगर वह दुश्मन नहीं हो सकती तो वह खुद को कैसे बचा सकती है? हत्या, ये बहुत कठोर है। मार डालो, कोई नहीं देखेगा। जब डूडियन ने इस मामले पर विचार किया तो उसके दिमाग में 2 अलग अलग आवाज़ें गूंज उठीं। पहले तो उसे पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसे उस शिकारी की पहचान पता चल गई जिसे उसने मारा था। उसका नाम ब्रान था और वह महिला का छोटा भाई था। उसने अपने दिल की झिझक को दूर करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, वह जाने नहीं देगी। मैं प्रशिक्षण अवधि में हूं, इसलिए उसके पास मुझसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन प्रशिक्षण अवधि के बाद वह मुझे मारने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेगी। उसे मरना होगा। जिन लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनके साथ साफ सफाई और संपूर्णता से पेश आना मेरे लिए ज़रूरी है। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ पर खरोंचें देखी, उसके हृदय की कोमलता लुप्त हो गई। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन बाद में उसने अपने बैग से कोल्ड क्रिस्टल का बैग निकाला। उसने अपना हाथ छेदा और ठंडे क्रिस्टल को पकड़ लिया। ठंडक उसकी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी बाँह के साथ साथ चली गई। भले ही मैंने उस पर घात लगाकर हमला किया हो, मेरी वर्तमान ताकत से उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। मुझे आशा है कि ठंडे क्रिस्टल के बारे में मेरी अटकलें सही हैं। फिर भी मैं बहुत अधिक अवशोषित नहीं कर सकता। फुसफुसाते हुए डुडियन के होंठ हिल गए। ठंडे क्रिस्टल से उसे जो एहसास हुआ वह धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके दिल में घबराहट बढ़ गई। एक क्षण के बाद उसने दूसरा ठंडा क्रिस्टल निकाला और उसे सोखना जारी रखा। शरीर में असुविधा महसूस होने पर वह रुक गया। ये स्वर्ग द्वारा भेजा गया अवसर है और मेरे लिए जवाबी लड़ाई का एकमात्र मौका है। डुडियन ने सोचा, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद मुझे मिशन को लागू करना होगा, लेकिन वह शिकार करेगी जबकि मैं उसका शिकार बनूंगा। अगर मैं इस अवसर का लाभ उठा सकता हूं। उसने अपने दिल में प्रार्थना की। उन्होंने सफलता के लिए प्रार्थना की। यह एक जोखिम भरा कदम होने वाला था, लेकिन अगर वह इस पर ध्यान नहीं देता है तो प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। अवसर को मजबूती से समझना सबसे अच्छा था, अन्यथा उसे भविष्य में लिंडा के हमलों के खिलाफ निष्क्रिय रूप से लड़ना होगा। अध्याय 113, एरिया नंबर 7। एक खंडहर सड़क। जमीन पर 20 से अधिक मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके सिर कटे हुए थे और शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। लाशों से उठने वाली गंध ने खून की प्यासी मक्खियों को आकर्षित किया था। वे फड़फड़ा रहे थे और लाशों के आसपास मंडरा रहे थे और बीच बीच में काट भी रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक पत्थर के ढेर के पास 5 आकृतियां बैठी थीं। जब वे दिन के दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे तो उनके हाथों में सूखा भोजन था। आसपास की दुर्गंध से निकलने वाली कोई भी गंध उनके भोजन में बाधा नहीं डाल सकती। अगर हम पंजे वाली डिनो छिपकली का शिकार कर सकें तो हम कार्य पूरा कर पाएंगे। लिंडा सूखा खाना खाते समय मानचित्र को स्कैन कर रही थी। वह राक्षस के पसंदीदा आवास के बारे में सोच रही थी। गेल, जो उसके बगल में था, हंसा। अगर हम क्षेत्र संख्या 3 से अपनी लूट की गिनती करें तो इस कार्य के पूरा होने के साथ कैप्टन, आप एंजल के खून की एक बूंद खरीदने के लिए पर्याप्त अंक जमा कर लेंगे ताकि आपका जादुई निशान फिर से कायापलट से गुजर सके। आप हमारे संघ में तीसरे वरिष्ठ शिकारी बनने जा रहे हैं। ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। लिंडा उदासीन और उत्साहहीन लग रही थी। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल होंगे। सांवली त्वचा वाली लड़की लिंडा की पूरक थी। दूसरों ने भी तुरंत उत्साहजनक शब्द कहे क्योंकि उन्हें लिंडा पर भरोसा था। फिलहाल गेल तैयार हो जाता है क्योंकि जब हमें राक्षस मिल जाएगा तो हम पिछली योजना के अनुसार कार्य करेंगे। आप घायल होने का नाटक करेंगे जबकि मैं काले मंडप से लोगों को बुलाऊंगा और कहूंगा कि हमने एक दुर्लभ जानवर का सामना किया है। उन्हें असाधारण अनुरेखण क्षमता वाले किसी व्यक्ति को भेजना होगा। जब लिंडा ने नक्शा बंद किया तो उसका चेहरा ठंडा था। गेल मुस्कुराए, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके बजाय असली चोट पहुंचाएंगे। क्या कंसोर्टियम बच्चे को बाहर भेजने की मंजूरी देगा? एक सांवली त्वचा वाली लड़की ने पूछा। लिंडा उदासीनता से मुस्कुराए, बेशक। आप कंसोर्टियम के तरीकों को नहीं समझते हैं। अब हमारे पास एक महान अवसर है। ट्रेसिंग क्षमता वाले लगभग सभी शिकारी या तो जंगल में हैं या घायल हैं। बच्चा एक नवागंतुक है, हालांकि उसके पास एक दुर्लभ जादू का निशान है, लेकिन अंत में उसके पास हल्की काया नहीं है। चाहे उसके पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, अंत में वह मर जाएगा। यही कारण है कि कंसोर्टियम संसाधनों को खर्च करने में बहुत आलसी है उस पर। आपको क्या लगता है कि उन्होंने उसे शिकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजा? सांवली त्वचा वाली लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह कंसोर्टियम छोटे शैतान को हमारी टीम में स्थानांतरित कर देगा। हम धीरे धीरे उसे यातना दे सकते हैं और उसकी लाश को कहीं छोड़ सकते हैं। हमें केवल उन रास्तों को नष्ट करना होगा जो उसे पहुंचा सकते हैं। हमें बस एक दुर्लभ राक्षस से लिया गया जादुई निशान वापस लाना होगा और कहना होगा कि वह उसका शिकार करते समय मर गया। भले ही कंसोर्टियम हम पर संदेह करेगा, फिर भी कहने को कुछ नहीं होगा। बाकी लोग मुस्कुराए। लिंडा की आंखें दिवास्वप्न में डूब गईं। वह लंबे समय से डुडियन के बारे में चिंतित थी और वह उस पर अपना हाथ पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। भले ही हम कोई सुराग नहीं छोड़ते हैं और कोई भी हमें इसका पता नहीं लगा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि कंसोर्टियम अंदरूनी लड़ाई जैसे मामलों को कैसे संभालता है। हम धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे। इसके अलावा वे हमें बेहद खतरनाक कार्यों को पूरा करने के लिए भेजेंगे। गेल का व्यक्तित्व शांत था, इसलिए उन्होंने सबसे छोटे विवरण के माध्यम से हर चीज़ का विश्लेषण किया। बेशक, लिंडा ने हल्के से कहा। उन्होंने खाना खाया और बातें की।
जल्द ही वे सभी भर गए, इसलिए लिंडा खड़ी हुई और अपने शरीर से धूल को थपथपाया। हमें रेड लेक क्षेत्र के चारों ओर देखना होगा। हमें जानवर के निशान मिल सकते हैं। ठीक है, उन सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लिंडा उन्हें मानचित्र की सहायता से लाल झील तक ले जाती है। अल्पविराम अल्पविराम। डुडियन के शरीर में अभी भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, बल्कि उनकी दृष्टि और श्रवण में काफ़ी सुधार हुआ है, विशेषकर उसकी सूंघने की क्षमता। पहले वह लिंडा की अनुमानित स्थिति को समझ सकता था, हालांकि फिलहाल वह उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर एक सटीक स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। गंध पर चुपचाप नज़र रखते हुए उसने अपने शरीर पर मरे हुए पाउडर की एक नई परत लगा ली थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूसरों को उसके अस्तित्व के बारे में पता न चले। डुडियन लगभग 100 क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद रुक गया था। शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था, इसलिए वह तुरंत रुक गया और ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करना जारी नहीं रखा। उसे डर था कि वह नशे की लत में पड़ जाएगा और कोल्ड क्रिस्टल के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल का टुकड़ा एक टेबल टेनिस बॉल के आकार का था। यहाँ तक कि अगर वे पिघलकर तरल रूप में आ गए तो भी उनकी क्षमता लगभग कई बोतलों की थी, जो कि कोई छोटी मात्रा नहीं थी। यहाँ तक कि बहुत सारा पानी पीने से भी लोगों को असुविधा होगी, कहीं ऐसा न हो कि ठंड बढ़ जाए। डुडियन ने महसूस किया कि ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करना बंद करने के बाद उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसे राहत मिली। इसके अलावा उसने एक जगह ढूंढ ली और बचे हुए ठंडे क्रिस्टल को छिपा दिया। फिर उसने अपना धनुष और तीर लिया और लिंडा के छोटे का पीछा किया। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि लिंडा अभी भी रास्ते में शिकार कर रही थी। अगर मैंने उन पर घात लगाकर हमला किया तो मैंने उसे बहुत करीब से गोली मार दी, लेकिन फिर भी उसके बगल के शिकारी मुझे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। डुडियन विचारों पर विचार मंथन कर रहा था और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं केवल धनुष और तीर पर भरोसा नहीं कर सकता। जाल बनाना भी एक प्रकार का उपकरण है। केवल स्काउट्स को इन्हें बनाने के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन मैं कुछ कच्चे जाल बना सकता हूँ। हालांकि स्काउट इसके झांसे में नहीं आएगा, लेकिन बाकी। उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। बरसात का मौसम था। बादलों ने आसमान को हाशिए पर धकेल दिया था, जिससे रोशनी कम हो गई थी। शहर के खंडहर उजाड़ थे। भारी बारिश से अभी अभी सड़कें धुल गई थीं। सड़न की गंध हवा में तैर रही थी। लाल झील के आसपास, झील के विशाल किनारे पर घनी घास फूस उगाई थी। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज लंबे समय से सड़ चुके थे। यहाँ तक कि जहाज भी बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं और केवल सड़ चुके खाली धातु के फ्रेम बचे हैं। लहरें उन्हें धीरे धीरे हिला रही थीं। यदि वे थोड़ा जोर से मारते तो संभवतः वे उन्हें फाड़ देते। लिंडा घास के किनारे बैठ गई। वह आसपास का माहौल देख रही थी। वे 2 दिन से यहाँ हैं। ये शिविर लंबा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। पैरों के निशान कई दिन पहले छोड़े गए थे। इसे यहाँ से बहुत दूर जाना चाहिए था, सांवली त्वचा वाली लड़की ने धैर्य खोते हुए कहा। लिंडा ने उत्तर दिया, चूंकि यह यहाँ से गुजरा, ये निश्चित रूप से वापस आएगा। वे अपनी सांस रोककर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक गेल ने सूंघा और फुसफुसाया, हमें ट्रैक किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह, रास्ता। लिंडा की आंखों में हत्या का इरादा झलक गया। एक जानवर, दूसरी टीम, नहीं, केवल एक व्यक्ति। आंधी ने भौहें सिकोड़ लीं। अध्याय 114। क्या तुमने इसके जादुई निशानों को आत्मसात कर लिया? गेट भी दौड़ पड़ा। प्रश्न पूछते समय उन्होंने ग्लेन के शरीर पर लगे खून की जांच की। डुडियन के अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों की निगाहें ग्लेन पर थीं। वे ईर्ष्या से उसकी ओर देख रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि यह चीज़ उनके हाथ नहीं लगेगी, फिर भी वे इसे देखकर उत्साहित थे। ठीक है, ग्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। उन सभी ने विनम्र व्यवहार किया, लेकिन वे अपने दिल में खुश थे। ये ध्यान रखना होगा कि यदि किसी वरिष्ठ शिकारी ने उनका पक्ष लिया तो संघ में उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। डुडियन ने मृत तलवारबाज की ओर देखा। क्या हम उसकी लाश वापस लेने जा रहे हैं या हम उसे वहीं दफना देंगे? ग्लेन ने पीछे देखा और आह भरते हुए कहा, उसका शरीर संक्रमित हो गया है। ये केवल निलंबित एनिमेशन अवस्था में है। बुराई उसकी आत्मा को निगलने वाली है और एक बार फिर वह मरे हुए के रूप में खड़ा होगा। हम उसे भस्म कर देंगे। जब अन्य शिकारियों ने मृत तलवारबाज को देखा तो उनके चेहरे के भाव उदासी में बदल गए। यह इस यात्रा का एकमात्र दुखदायी बिंदु था। मैं उसकी तलवार वापस ले लूंगा। नाइट ने आकर जमीन से तलवार उठाई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हम पिछले 3 कार्यों के लिए एक ही टीम में हैं। उम्मीद नहीं थी कि यह हमें हमेशा के लिए अलग कर देगा। गेट आगे आया और उसके कंधे को थपथपाया, लेकिन बिना एक शब्द बोले चुप रहा। जीवन का अर्थ समझना बहुत कठिन है। सामान्य लोगों के लिए जीवन और मृत्यु को सामान्य घटना मानना बहुत आम बात थी, लेकिन शिकारियों के लिए ये कुछ ऐसा था कि समय बीतने के साथ उन्हें इसका आदी होना पड़ा।
चाकू चलाने वाले युवा और शूरवीर दहनशील सामग्री खोजने के लिए चारों ओर घूमे। उन्होंने मृत तलवारबाज के शरीर पर कागज, लकड़ी और कपड़े ढेर कर दिए। उन्होंने तलवारबाज को भस्म करने के लिए हंसिए की सहायता से आग जलाई। उसके शरीर को जलकर राख होते देख हर किसी के चेहरे पर लाल लाल लपटें झलक रही थीं। जैसे ही आग बुझी, उसके पास केवल राख और बची हुई हड्डियां ही बचीं। ग्लेन ने पास आकर उन्हें वहीं दफना दिया। तलवारबाज के शरीर से निपटने के बाद ग्लेन खड़ा हुआ और काले बुनकर के शरीर के पास आया। एक चाकूधारी शिकारी ग्लेन की मदद के लिए आगे आया। वे दोनों जानवर की चीरफाड़ करने में कुशल थे। चाकू से म्यूकोसा कट गया और जानवर का कठोर खोल अलग हो गया। ये जानवर की शारीरिक रचना सीखने का एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए डूडियन उन्हें देखने के लिए आए। हालांकि मेहतर प्रशिक्षण शिविर में रहते हुए उन्होंने कुछ सामान्य जानवरों के विच्छेदन के तरीके सीखे थे, लेकिन इतनी जटिल संरचना वाले राक्षस के शरीर के विभिन्न उपयोगी हिस्सों को पूरी तरह से विच्छेदन करना एक बहुत मुश्किल काम था। हर जगह खून बहने लगा और एक तीखी गंध चारों ओर तैरने लगी क्योंकि विभिन्न आंतरिक अंग जमीन पर लुढ़क गए। डूडियन चुपचाप देखता रहा। शायद विच्छेदन का उद्देश्य एक राक्षस था ताकि पूरी प्रक्रिया को देखते समय उसे उल्टी महसूस न हो। विशाल काले बुनकर के कठोर खोल, सिर, नुकीले अंगों और अन्य हिस्सों को क्रमशः खंडित करने में अधिक समय नहीं लगा। डूडियन ने देखा कि ग्लेन ने काले बुनकर का सिर काट दिया। उसने जबड़े की हड्डी के खांचे से सफ़ेद मुलायम रुई निकाली। उसके चेहरे के भाव से यह कुछ मूल्यवान और उपयोगी सामग्री लगनी चाहिए। अजीब बात है, ये यहाँ खाली हो गया। क्या ये? जैसे ही चाकूधारी शिकारी ने काले जुलाहे का पेट काटा, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। शब्द सुनते ही ग्लेन ने अतीत की ओर देखा। पेट में अंदरूनी अंगों के अलावा कुछ भी नहीं था। पेट के पीछे का स्थान खाली, समतल था। डूडियन ने शिकारी की बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उनके संवाद से उसे पता चला कि वे अंडाशय के बारे में बात कर रहे थे। क्या ये शिकार पर आने से पहले पैदा हुआ था? ग्लेन अनुमान लगा रही थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, नहीं, यह असंभव है। युवा अंडों की जीवित रहने की दर कम होती है। उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अगर वे बाहर निकलते भी हैं, तो परजीवी कीड़े बहुत कमज़ोर होंगे और जादू के निशान नहीं बना पाएंगे। चाकू चलाने वाला युवक निराश हुआ लेकिन अन्य उपयोगी हिस्से जुटाने में लगा रहा। डूडियन ने देखा कि उसने उसके पेट से पीले तरल पदार्थ का एक समूह निकाला है। उसे यह अजीब लगा और उसने पूछा, यह क्या है? यह मोटा है। चाकूधारी शिकारी ने डूडियन की ओर देखा। जब उसने डूडियन के लिए ग्लेन की प्रशंसा के बारे में सोचा तो वह डूडियन के प्रति अधिक विनम्र था। ये तेल के दीपक को ईंधन देने के लिए उत्कृष्ट सामग्री है। कुलीन लोग इसका उपयोग करना पसंद करते हैं। डूडियन ने इसकी बारीकी से जांच की क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग लैंप को ईंधन देने के लिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग करने के इच्छुक होंगे। विशाल काले बुनकर का शरीर पूरी तरह से विघटित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके सभी मूल्यवान हिस्सों को बड़े करीने से एक साथ रखा गया था, जबकि बाकी आंतरिक अंग, मांस और खून बिखरे हुए थे। ऐसा अन्य राक्षसों को बचा हुआ खाना खाने के लिए आने से रोकने के लिए किया गया था। ग्लेन ने बिखरे हुए अमूल्य हिस्सों को जलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया। हवा एक अजीब सी तीखी गंध से भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे खून से लथपथ मांस पक गया हो। डूडियन ने अपनी नाक ढक ली, लेकिन उसे अचानक काले जुलाहे की गंध महसूस हुई। उसने इस गंध पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया और ऐसा लगा कि यह मिट्टी से निकल रही है। डूडियन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने उस स्थान का पता लगाने के लिए और अधिक सूंघा जहां से गंध फैल रही थी। प्रारंभिक स्थान से कुछ मीटर की दूरी पर जहां उन्होंने काले बुनकर को मार डाला था, वहां समतल लेकिन भूरा-भूरी मिट्टी थी। उसे चाकूधारी युवाओं और ग्लेन के बीच की बातचीत याद है, क्या वह? इस समय तीरंदाज के युवा ने अचानक कहा, चून की काले बुनकरों की तलाश खत्म हो गई है। मैं अन्य क्षेत्रों में जाना चाहता हूं और जांचना चाहता हूं कि क्या मुझे कुछ दुर्लभ मिल सकता है। इस सभी एड्रेनालाइन के बाद मुझे थोड़ी खुजली महसूस हो रही है। शायद मैं थोड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। हाँ, ग्लेन सब कुछ एक बड़े भंडारण बैग में भर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, ये ठीक है, लेकिन मैंने जादू के निशानों को अवशोषित कर लिया है। मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूं और आराम करने के लिए विशाल दीवार पर लौटना होगा। यदि आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि यह खतरनाक होने वाला है। ये ठीक है, मैंने सुना है कि एरिया नंबर 6 में टीमें कुछ कार्य कर रही हैं। मैं अपनी किस्मत आजमाते हुए उनके साथ जुड़ूंगी और सहयोग करूंगी। धनुर्धर का यौवन हंसा। ग्लेन ने इसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, आप जो भी कहें। डूडियन ने क्षेत्र संख्या 9 में अपने स्वयं के भंडारण के बारे में सोचा और तुरंत कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं। आप? ग्लेन ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाईं। क्षेत्र संख्या 6 बहुत खतरनाक है। वहां कई उच्च स्तरीय जानवर होंगे, इसलिए आपका वहां से जाना ठीक नहीं है। डूडियन ने कहा, मैं अन्य क्षेत्रों में जाऊंगा। हो सकता है कि एंडेड उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ भी न हो, लेकिन मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी हो गई है। ग्लेन ने एक पल के लिए सोचा, ये ठीक है, लेकिन ठंडे क्रिस्टल का अधिक मूल्य नहीं है।
यदि आप पैसे के लिए इतने चिंतित हैं तो मैं आपको तब तक उधार दे सकता हूं जब तक कि यह 100,000 सोने के सिक्कों से अधिक न हो। डूडियन लड़खड़ा गया था। 1 लाख सोने के सिक्के। यह एक खगोलीय संख्या थी। यह आवासीय जिले में एक छोटा शहर खरीदने के लिए पर्याप्त था। नहीं, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं खुद कमाना चाहता हूँ, डूडियन ने उत्तर दिया। ग्लेन ने उसका दृढ़ संकल्प देखा। ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। डूडियन ने सिर हिलाया क्योंकि वह इस क्षेत्र में अकेले इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था। टिप्पणी 5 टिप्पणियाँ। वोट एक बाकी है। उपहार भेजें जल्द ही। ग्लेन ने ब्लैक वीवर के सभी हिस्सों को एक बड़े भंडारण बैग में लोड कर दिया था। यह उसके छोटे पतले शरीर की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन उसने इसे आसानी से उठा लिया। डूडियन ने जब ग्लेन को जाने के लिए तैयार देखा तो वह एक पल के लिए झिझके। फिर भी उसने कहा, वहाँ कुछ तो प्रतीत होता है। उसने जमीन की ओर इशारा किया। हालांकि यह उनकी अपनी अटकलें थीं, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया। ओह, ग्लेन आश्चर्यचकित दिखे। तुम्हें कुछ गंध आ रही है। मिट्टी में, डूडियन ने उत्तर दिया। पिछली सटीक ट्रैकिंग के बाद सभी को डूडियन की गंध की भावना पर पूरा भरोसा था। उन सभी ने अपने हथियार निकाल लिए ताकि किसी भी स्थिति में वे तैयार रहें। ग्लेन ने नाइट को आंख मारी और नाइट, मानो उसके संदेश को समझ रहा हो, उस स्थान पर चला गया जहां डूडियन ने इशारा किया था। उसने जमीन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों को करीब 30 सेंटीमीटर गड्ढे के बाद रेत में गोल सफ़ेद वस्तुएं नजर आईं। ग्लेन और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। काले बुनकर के अंडे। गड्ढे के अंदर 8 ब्लैक वीवर अंडे पाए गए। डूडियन ने देखा कि उसका अनुमान सही था। वह मन ही मन खुश भी था और दुखी भी। दुर्भाग्य से उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, या वह टीम को छोड़ सकता था और उन्हें लेने के लिए चुपचाप वापस आ सकता था। हालांकि यह क्षेत्र बहुत खतरनाक था और यहाँ तक कि मध्यवर्ती रजत शिकारी भी अकेले घूमने से डरते थे। हालांकि उसके पास गंध की बहुत अच्छी समझ है और वह पहले से ही राक्षसों का पता लगा सकता है। ऐसे जानवर भी थे जिनके पास अपनी गंध को छिपाने और चुपचाप अपने शिकार तक पहुंचने का साधन था। इस क्षेत्र में इस प्रकार के राक्षस असामान्य नहीं थे। उन्होंने इस विकल्प पर पुनर्विचार किया था क्योंकि वह जोखिम नहीं लेना चाहते थे। आखिरकार भगवान हमेशा उसे भाग्य का आशीर्वाद नहीं दे सकते। ग्लेन ने अपने हाथों में काले बुनकर के अंडों को देखा। उनमें से 8 हैं, इसलिए उनमें से एक के जीवित रहने का अवसर है। मैं अपने जादुई निशानों की दर और ताकत बढ़ाने के लिए इसे बाद में अवशोषित कर सकता हूँ। नाइट भी काफ़ी खुश थी। हालांकि डूडियन की नज़र अचानक उस तीरंदाज पर पड़ी जो उसके बगल में खड़ा था। हालांकि वह हंस रहा था और ग्लेन को बधाई दे रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुंद थी। इसके अलावा दोनों के बीच ऊंचाई के अंतर के कारण डूडियन आसानी से देख सकता था कि उसकी हथेली मुट्ठी में बंधी हुई थी। जोर लगाने से उसका अंगूठा फिसल गया। डूडियन को अचानक समझ आ गया और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब काला बुनकर हमसे लड़ रहा था और हमारे साथ व्यवहार कर रहा था तो उसे गुप्त रूप से अपने अंडे छिपाने का अवसर नहीं मिला। ग्लेन ने पिछली लड़ाई को याद किया। डूडियन की ओर देखते हुए उसने आह भरते हुए कहा, सौभाग्य से आप अपने अवलोकन में सावधान हैं, अन्यथा हम 8 अपरिपक्व अंडों से चूक जाएंगे। डूडियन मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। वह बेबसी से सोच रहा था कि भले ही यह अनजाने में हुआ हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने तीरंदाज युवक को नाराज कर दिया है। उत्तरार्ध में अल्ट्रासोनिक सुनने की क्षमता थी, इसलिए उसे दफन काले बुनकर के अंडों से निकलने वाली ध्वनि भी सुननी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिकार के लिए एरिया नंबर 6 में जाने का प्रस्ताव रखा। जाहिर तौर पर यह एक बहाना था और वह साफ तौर पर टीम के जाने का इंतजार कर रहे थे। बाद में वह चुपचाप अंडे लेने के लिए वापस आ जाता था। लेकिन तीरंदाज की योजना असफल रही और ग्लेन और दूसरे शूरवीर के सामने बेनकाब हो गई। आखिरकार वे मूर्ख नहीं थे और सब कुछ समझ सकते थे, लेकिन अपना गुस्सा उजागर नहीं करते थे। मुझे एक और दुश्मन मिल गया है। डूडियन ने युवा तीरंदाज की आंखों में देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन डूडियन को अब भी लगा कि उसे तीरंदाज की शक्ल याद रखनी होगी। यदि भविष्य में वह उससे विशाल दीवार के बाहर मिले तो उसे उससे यथासंभव दूर रहना होगा, अन्यथा वह गुप्त प्रतिशोध का निशाना बन जाएगा और मुक्ति से परे स्थिति में फंस जाएगा। ये डीन का ही श्रेय है कि हम गलती से 8 अपरिपक्व अंडे ढूंढ सके। ग्लेन ने एक पल के लिए डूडियन को देखा और कहा, संघ की कीमतों के अनुसार इस दुर्लभ राक्षस अंडे की कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। हालांकि सब कुछ जीवित रहने की दर पर निर्भर करता है, इसलिए मूल्य उल्टा हो सकता है। मैं उन्हें कीमतें आवंटित करने के लिए एक कंसोर्टियम को दूंगा, लेकिन 4 अंडों की कुल कीमत डीन की होगी क्योंकि वही इसे ढूंढने वाला था। ये 4000 सोने के सिक्के होंगे। आप में से प्रत्येक को 1000 सोने के सिक्कों का मुआवजा मिलेगा। चूंकि अंडे अपरिपक्व हैं, इसलिए मैं उन्हें पालने में मदद करने के लिए एक कंसोर्टियम को दे दूंगा। ग्लेन मुस्कुराई क्योंकि उसने देखा कि न तो नाइट और न ही अन्य लोगों ने उसके वितरण पर आपत्ति जताई। डूडियन को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखा कि ग्लेन ने वितरण करते समय उसे बहुत सारे शेयर दिए।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मूल्य का आधा हिस्सा उसे वितरित किया जाएगा। इसके अलावा वह उसकी सद्भावना हासिल करेगा। हमें इस बार डीन की नाक को धन्यवाद देना होगा। नाइक जोर से हंसा। गेट भी मुस्कुराया और डुडियन के कंधे को थपथपाया, कहा, अच्छा है। दूसरों के साथ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करते समय डुडियन मुस्कुराए। ग्लेन ने 8 युवा अंडे हटा दिए और भीड़ उसी रास्ते से पीछे हट गई। रास्ते में डुडियन की गंध की भावना और तीरंदाज की अल्ट्रासोनिक सुनवाई ने उन्हें कई राक्षसों से बचने में मदद की। हालांकि उन्हें फिर भी कुछ मार झेलनी पड़ी। इसके अलावा उनमें से एक ने उन पर घात लगाकर हमला किया था, लेकिन सौभाग्य से ग्लेन की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण वह मारा गया। लड़ाइयों के माध्यम से डुडियन को धीरे धीरे ग्लेन की युद्ध शक्ति का एहसास हुआ। वह स्तर 20 तक के राक्षसों से आसानी से निपट सकती थी। हालांकि उसे स्तर 20 से ऊपर के राक्षसों से समस्या हो रही थी। उदाहरण के लिए, यदि वह अकेले ब्लैक वीवर का सामना करती, जो कि स्तर 26 का जानवर था, तो उसकी जान को खतरा होता। आखिरकार डुडियन को ब्लैक वीवर की स्थिति की पूर्व सूचना के बिना वह चुपचाप हमला करने के लिए छिप जाता और ग्लेन समय पर उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाता। ग्लेन ने टीम को क्षेत्र संख्या 1 से बाहर निकाला। वे राजमार्ग के बगल में विशाल पेड़ों वाले जंगल में आ गए। वे डुडियन को तब तक साथ ले जाते रहे जब तक कि क्षेत्र संख्या 7 साफ नहीं हो गया। क्षेत्र संख्या 7 को पहले से ही शिकारियों द्वारा साफ किया जा रहा था, जबकि डुडियन अभी भी मेहतर था। अब इसे साफ कर दिया गया है। भले ही कभी कभार राक्षस बचे हों, लेकिन अपनी ताकत से वह उनसे बच सकता था और बच सकता था। जब तक अगर उसकी किस्मत खराब होती तो उसे एरिया नंबर 7 के सबसे खतरनाक जानवरों से सामना करना पड़ सकता था। जैसे ही वे क्षेत्र संख्या 7 में दाखिल हुए, ग्लेन और अन्य लोग डुडियन को अकेला छोड़कर चले गए। डुडियन ने स्कॉट का नक्शा देखा था और उसे टुकड़े याद थे, लेकिन फिर भी उसने ग्लेन से मार्गों के बारे में पूछा। एरिया नंबर 7 एरिया नंबर 9 से ज़्यादा दूर नहीं था। वह भारी हथियारों से लैस था, इसलिए एरिया नंबर 9 पर जाने से पहले वह एरिया नंबर 7 में शिकार करने जा रहा था। एरिया नंबर 7 में डुडियन ने बहुत सारे मरे हुए लोगों को घूमते हुए देखा। ग्लेन और अन्य लोगों ने उन्हें सूचित किया कि मरे हुए लोग सबसे आखिर में साफ किए गए थे। जब तक वे शिकारी दल के रास्ते पर नहीं होंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। आमतौर पर शिकारी उनकी तलाश में पहल नहीं करते। हर बार जब एक नया क्षेत्र साफ किया जाता है, तो सबसे पहले परजीवी कीड़े वाले राक्षसों को खोजा और मारा जाएगा, क्योंकि वे इलाके के सबसे खतरनाक जानवर होंगे। परजीवी राक्षसों वाले जानवर सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। यदि वे मरे हुओं का शिकार करते हैं तो कुछ राक्षस दूसरे क्षेत्रों में भाग जाएंगे। वे विशेष रूप से अन्य कंसोर्टियम के आदेश के तहत क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये फसल की क्रीम को दूसरे संघ को दान करने के बराबर था। जब डुडियन ने लक्ष्यहीन रूप से मरे हुए लोगों को घूमते देखा तो वह घबराया नहीं, लेकिन वह खुशी से भरा था। उसे एक इमारत मिली और वह एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। उसने आवाज़ निकालने और अन्य क्षेत्रों से मरे लोगों को आकर्षित करने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। टिप्पणी 4 टिप्पणियाँ। वोट 1 बाकी है। उपहार भेजें। शिकार स्तर 4 साधारण मरे अन्य जानवरों की तुलना में प्राथमिक शिकारी का पसंदीदा था। मरे वृत्ति पर पीछा करेंगे। अन्य राक्षसों के विपरीत, जिन्होंने जानवरों जैसी जीवित रहने की भावना पैदा की है, उन्हें मारने के लिए सरल जाल का उपयोग करना पर्याप्त है। यहाँ तक कि हड्डी के चूहे भी जानते थे कि खतरनाक स्थितियों से कैसे बचा जाए और जाल का उपयोग करके उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि साधारण मरे एक अन्य उत्परिवर्तन से गुजरने के बाद एक कंकाल में विकसित होंगे। भारी मात्रा में उपभोग करने और नए स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी सारी क्षमताएं उछलकर उन्नत हो जाएंगी। यह उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां ये सीधे एक मध्यवर्ती चांदी स्तर के शिकारी से लड़ सकता है। इसके अलावा इसमें चेतना की भावना होगी और बाहरी ताकतों द्वारा इसे आसानी से नहीं मारा जाएगा। डुडियन ने पहले एरिया नंबर 1 में एक कंकाल की लाश देखी थी। फिलहाल वह इसे आम मरे हुए लोगों के रूप में आसानी से पहचान सकता था और इसीलिए उसने जाल का उपयोग करके उनका शिकार करने का साहस किया। वाह वाह वाह! तीर निकल गए। उनकी प्रभावी सीमा 100 मीटर थी और यह वास्तव में एक 24 मंजिला इमारत की ऊंचाई थी। आमतौर पर अधिकांश आवासीय भवनों की ऊंचाई प्रत्येक मंजिल के बीच लगभग 4 से 5 मीटर होती थी। डुडियन अभी 20वीं मंजिल पर खड़ा था, जमीनी स्तर से लगभग 80 मीटर की दूरी पर। छत पर खड़ा रहना खतरनाक था क्योंकि गंभीर जंग के कारण कंक्रीट टूट रही थी। उसने मरे हुओं को अपनी प्रभावी सीमा में आकर्षित करने के लिए पत्थरों का उपयोग किया। तीर मरे हुओं पर सटीक प्रहार करते हैं। ब्लैक वीवर के साथ उच्च तीव्र अनुभव के बाद वह उनके आंदोलन प्रक्षेप पथ को आसानी से पकड़ने में सक्षम था। डुडियन को काले बुनकरों की तुलना में मरे हुए लोगों को गोली मारना बहुत आसान लगा। उनके कार्यों की भविष्यवाणी करना बहुत आसान था। तीर मरे हुए को उसके सिर से टकराएगा और उसे जमीन पर गिरा देगा। कभी कभी वह मरे हुए व्यक्ति के कंधे पर वार कर देता था या तीर उसके चेहरे को छेद देता था।
शॉट की ताकत उसके शरीर को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। इसलिए अधिकांश समय वे ध्वनि की दिशा की ओर दौड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। डूडियन लगातार डोर खींचता और तीर चलाता। डूडियन के तरकश में तीर खत्म हो गए क्योंकि वह पीछे से एक और तीर खींचने गया, लेकिन वह किसी को भी पकड़ नहीं सका। खुशी के मारे उसके चेहरे पर एक विद्रूप मुस्कान थी। वह इमारत के दूसरी ओर गया और एकत्रित मरे लोगों को दूसरी जगह आकर्षित करने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर पड़ोस की सड़कों पर गिरे। खामोश खंडहरों में पत्थरों के गिरने की आवाज़ें जोर जोर से गूंज रही थीं। मरे हुए लोगों के कान विशेष रूप से उत्सुक थे, इसलिए वे तुरंत ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ने के लिए जुट गए। डूडियन तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया और उसने अपने पूरे शरीर पर पाउडर लगा लिया। वह भूतल पर पहुंचा और मरे हुए लोगों की लाशों के ढेर के पास गया। उसने उनके सिर काट दिए या उनकी गर्दनें तोड़ दीं। उसने 7 या 8 सिर उठाए और उन्हें वापस इमारत में ले गया। वह एक कोने पर बैठ गया और सिर काटने लगा। उसे अंदर ठंडे क्रिस्टल मिले और उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इस बैच को समाप्त किया, डूडियन और अधिक सिर इकट्ठा करने के लिए बाहर भागा और उन्हें कोने में विच्छेदित करने के लिए वापस ले आया। लगभग 3 प्रयासों में उसने मरे हुए सभी लोगों के सिर एकत्र कर लिए थे और जो तीर उसने पहले चलाए थे वे भी बरामद कर लिए गए थे। हालांकि इसके बाद उसने शिकार करना जारी नहीं रखा, बल्कि इमारत की छत पर वापस चला गया। उसने ठंडे क्रिस्टल में से एक निकाला और अपनी उंगली काट ली। गर्म खून क्रिस्टल पर गिरा। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ का गर्म पानी से सामना हो गया हो। जिस स्थान पर रक्त गिरा, क्रिस्टल पिघलकर पारदर्शी चांदी के तरल में परिवर्तित होने लगा। डूडियन ने निरीक्षण करना जारी रखा। उसने ये जांचने के लिए खून गिराना बंद कर दिया कि ठंडा क्रिस्टल आखिर कैसे बनेगा। समय के साथ रक्त का तापमान ठंडा हो गया, लेकिन यह वापस ठंडे क्रिस्टल में नहीं जम पाया। डूडियन को राहत तो मिली, लेकिन उसने सोचा कि बीमा के तौर पर सिर्फ यह एक प्रयोग पर्याप्त नहीं है। वह नीचे लौटा और मरे हुए लोगों का खून इकट्ठा किया। हालांकि मरे हुए का खून क्रिस्टल को पिघला नहीं सका। इसके बजाय जब ये क्रिस्टल पर गिरा तो ये तुरंत जम गया, गहरे लाल आंसू के आकार में बदल गया। इसके बाद डूडियन को आश्वासन दिया गया, जादुई निशानों को अवशोषित करने के बाद मेरा खून बदल गया था। ठंडे क्रिस्टल मेरे खून को नष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मुझे सीधे ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। उसने ठंडे क्रिस्टल को पकड़ लिया क्योंकि वह उसे सीधे सोख लेना चाहता था। हालांकि उसके दिल में अभी भी हिचकिचाहट की एक झलक थी। हालांकि वह जानता था कि उसके अनुमान के अनुसार उसका शरीर इसे अवशोषित करने में सक्षम होगा, लेकिन एक इंसान के रूप में वह अज्ञात से डरता था। इसके अलावा वह जानते थे कि एक प्रयोग ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि परिणाम स्थिर होंगे। वह उन दुष्प्रभावों के बारे में अनिश्चित थे जो ठंडे क्रिस्टल के लंबे समय तक अवशोषण के बाद सामने आ सकते हैं। उन्होंने इस विषय पर अधिक सोचा, लेकिन अंततः ठंडे क्रिस्टल को तुरंत अवशोषित करने के आवेग को छोड़ दिया। आखिरकार एक ही जीवन है, इसलिए उसे सतर्क रहना था कि इसे न खो दें। उसने आय वापस रख ली और मरे हुए लोगों का शिकार जारी रखने के लिए अपना धनुष और तीर पकड़ लिया। उन्होंने प्रयोगों को जारी रखने और धीरे धीरे ठंडे क्रिस्टल के रहस्य का अध्ययन करने की योजना बनाई ताकि इसके प्रभावों को अधिकतम किया जा सके। समय तेजी से भाग रहा था। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। डूडियन ने क्षेत्र संख्या 7 में करीब 600 मरे हुए लोगों का शिकार किया था। ये 600 सोने के सिक्कों के बराबर था। कभी कभी उसकी मुलाकात किसी बड़े राक्षस से होती थी जिसे वह पहले भी देख चुका था। वह उनके स्तर की पहचान नहीं कर सका, इसलिए उसे नज़रअंदाज कर दिया और उनसे दूरी बना ली। मैं इनमें से आधे ठंडे क्रिस्टल को बदल दूंगा, जबकि बाकी को अपने पास रखूंगा। शायद भविष्य में मैं विशाल दीवार के बाहर एक गुप्त आधार बनाने जा रहा हूं। डूडियन ने आसपास की जांच करते हुए योजनाएं बनाईं। अचानक एक परिचित गंध उसकी नाक में चली गई। उसके दिमाग में एक महिला की आकृति उभरी। ये वह है, डूडियन ने फुसफुसाया। वह इस गंध को कभी नहीं भूलेगा जो खूनी तलवारबाज लिंडा की थी। 30 मील या उसके आसपास। क्या वह क्षेत्र संख्या 7 में शिकार कर रही है? डूडियन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि क्षेत्र संख्या 7 हाल ही में कंसोर्टियम का फोकस था। वे इस क्षेत्र को पूरी तरह साफ करना चाहते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिंडा का अंत यहीं हुआ। पहली बार उन दोनों की मुलाकात मेहतर मुख्यालय में हुई थी और वह मौत से बाल बाल बचकर जीवित रह गया था। उसके मन में उसे मारने का विचार आया, लेकिन उसी समय एक आवाज़ ने चुपके से कहा, यह केवल एक मौखिक संघर्ष था जो एक दूसरे को मारने की हद तक नहीं बढ़ सकता था। बहुत समय बीत गया है, शायद वह तुम्हें भूल गई है क्योंकि वह रोजाना बहुत से लोगों से मिलती है। हालांकि एक और विचार उभरा, हम विशाल दीवार के बाहर हैं। भले ही आप उसे मार दें, किसी को पता नहीं चलेगा। दीवार का कानून यहाँ किसी की रक्षा नहीं करता है। अगर लोगों को पता भी चल जाएगा तो भी आपको दोषी ठहराने का कोई तरीका नहीं होगा। उसे मार डालो ताकि आप भविष्य में अनावश्यक परेशानी झेलना चाहते हों।
हालांकि वह एक सिल्वर लेवल शिकारी है, अगर वह दुश्मन नहीं हो सकती तो वह खुद को कैसे बचा सकती है? हत्या, ये बहुत कठोर है। मार डालो, मार डालो, कोई नहीं देखेगा। जब डुडियन ने इस मामले पर विचार किया तो उसके दिमाग में दो अलग अलग आवाज़ें गूंज उठीं। पहले तो उसे पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसे उस शिकारी की पहचान पता चल गई जिसे उसने मारा था। उसका नाम ब्रान था और वह महिला का छोटा भाई था। उसने अपने दिल की झिझक को दूर करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, वह जाने नहीं देगी। मैं प्रशिक्षण अवधि में हूँ, इसलिए उसके पास मुझसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रशिक्षण अवधि के बाद वह मुझे मारने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेगी। उसे मरना होगा। जिन लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनके साथ साफ सफाई और संपूर्णता से पेश आना मेरे लिए ज़रूरी है। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ पर खरोंचें देखी, उसके हृदय की कोमलता लुप्त हो गई। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन बाद में उसने अपने बैग से कोल्ड क्रिस्टल का बैग निकाला। उसने अपना हाथ छेदा और ठंडे क्रिस्टल को पकड़ लिया। ठंडक उसकी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी बाँह के साथ साथ चली गई। भले ही मैंने उस पर घात लगाकर हमला किया हो, मेरी वर्तमान ताकत से उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। मुझे आशा है कि ठंडे क्रिस्टल के बारे में मेरी अटकलें सही हैं। फिर भी मैं बहुत अधिक अवशोषित नहीं कर सकता। फुसफुसाते हुए डुडियन के होंठ हिल गए। ठंडे क्रिस्टल से उसे जो एहसास हुआ वह धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके दिल में घबराहट बढ़ गई। एक क्षण के बाद उसने दूसरा ठंडा क्रिस्टल निकाला और उसे सोखना जारी रखा। शरीर में असुविधा महसूस होने पर वह रुक गया। ये स्वर्ग द्वारा भेजा गया अवसर है और मेरे लिए जवाबी लड़ाई का एकमात्र मौका है। डुडियन ने सोचा, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद मुझे मिशन को लागू करना होगा, लेकिन वह शिकार करेगी जबकि मैं उसका शिकार बनूंगा। अगर मैं इस अवसर का लाभ उठा सकता हूँ। उसने अपने दिल में प्रार्थना की। उन्होंने सफलता के लिए प्रार्थना की। यह एक जोखिम भरा कदम होने वाला था, लेकिन अगर वह इस पर ध्यान नहीं देता है तो प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। अवसर को मजबूती से समझना सबसे अच्छा था, अन्यथा उसे भविष्य में लिंडा के हमलों के खिलाफ निष्क्रिय रूप से लड़ना होगा। टिप्पणी 11 टिप्पणियाँ। वोट एक बाकी है। उपहार भेजें। एरिया नंबर 7, एक खंडहर सड़क। जमीन पर 20 से अधिक मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके सिर कटे हुए थे और शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। लाशों से उठने वाली गंध ने खून की प्यासी मक्खियों को आकर्षित किया था। वे फड़फड़ा रहे थे और लाशों के आसपास मंडरा रहे थे और बीच बीच में काट भी रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक पत्थर के ढेर के पास 5 आकृतियां बैठी थीं। जब वे दिन के दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे तो उनके हाथों में सूखा भोजन था। आसपास की दुर्गंध से निकलने वाली कोई भी गंध उनके भोजन में बाधा नहीं डाल सकती। अगर हम पंजे वाली डिनो छिपकली का शिकार कर सकें तो हम कार्य पूरा कर पाएंगे। लिंडा सूखा खाना खाते समय मानचित्र को स्कैन कर रही थी। वह राक्षस के पसंदीदा आवास के बारे में सोच रही थी। गेल, जो उसके बगल में था, हंसा। अगर हम क्षेत्र संख्या 3 से अपनी लूट की गिनती करें तो इस कार्य के पूरा होने के साथ कैप्टन, आप एंजल के खून की एक बूंद खरीदने के लिए पर्याप्त अंक जमा कर लेंगे ताकि आपका जादुई निशान फिर से कायापलट से गुजर सके। आप हमारे संघ में तीसरे वरिष्ठ शिकारी बनने जा रहे हैं। ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। लिंडा उदासीन और उत्साहहीन लग रही थी। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य सफल होंगे। सांवली त्वचा वाली लड़की लिंडा की पूरक थी। दूसरों ने भी तुरंत उत्साहजनक शब्द कहे क्योंकि उन्हें लिंडा पर भरोसा था। फिलहाल गेल तैयार हो जाता है क्योंकि जब हमें राक्षस मिल जाएगा तो हम पिछली योजना के अनुसार कार्य करेंगे। आप घायल होने का नाटक करेंगे जबकि मैं काले मंडप से लोगों को बुलाऊंगा और कहूंगा कि हमने एक दुर्लभ जानवर का सामना किया है। उन्हें असाधारण अनुरेखण क्षमता वाले किसी व्यक्ति को भेजना होगा। जब लिंडा ने नक्शा बंद किया तो उसका चेहरा ठंडा था। गेल मुस्कुराए, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके बजाय असली चोट पहुंचाएंगे। क्या कंसोर्टियम बच्चे को बाहर भेजने की मंजूरी देगा? एक सांवली त्वचा वाली लड़की ने पूछा। लिंडा उदासीनता से मुस्कुराए, बेशक। आप कंसोर्टियम के तरीकों को नहीं समझते हैं। अब हमारे पास एक महान अवसर है। ट्रेसिंग क्षमता वाले लगभग सभी शिकारी या तो जंगल में हैं या घायल हैं। बच्चा एक नवागंतुक है, हालांकि उसके पास एक दुर्लभ जादू का निशान है, लेकिन अंत में उसके पास हल्की काया नहीं है। चाहे उसके पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, अंत में वह मर जाएगा। यही कारण है कि कंसोर्टियम संसाधनों को खर्च करने में बहुत आलसी है उस पर। आपको क्या लगता है कि उन्होंने उसे शिकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजा? सांवली त्वचा वाली लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह कंसोर्टियम छोटे शैतान को हमारी टीम में स्थानांतरित कर देगा। हम धीरे धीरे उसे यातना दे सकते हैं और उसकी लाश को कहीं छोड़ सकते हैं। हमें केवल उन रास्तों को नष्ट करना होगा जो उसे पहुंचा सकते हैं। हमें बस एक दुर्लभ राक्षस से लिया गया जादुई निशान वापस लाना होगा और कहना होगा कि वह उसका शिकार करते समय मर गया। भले ही कंसोर्टियम हम पर संदेह करेगा, फिर भी कहने को कुछ नहीं होगा। बाकी लोग मुस्कुराए।
लिंडा की आंखें दिवास्वप्न में डूब गईं। वह लंबे समय से डुडियन के बारे में चिंतित थी और वह उस पर अपना हाथ पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। भले ही हम कोई सुराग नहीं छोड़ते हैं और कोई भी हमें इसका पता नहीं लगा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि कंसोर्टियम अंदरूनी लड़ाई जैसे मामलों को कैसे संभालता है। हम धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे। इसके अलावा वे हमें बेहद खतरनाक कार्यों को पूरा करने के लिए भेजेंगे। गेल का व्यक्तित्व शांत था, इसलिए उन्होंने सबसे छोटे विवरण के माध्यम से हर चीज़ का विश्लेषण किया। बेशक, लिंडा ने हल्के से कहा। उन्होंने खाना खाया और बातें की। जल्द ही वे सभी भर गए, इसलिए लिंडा खड़ी हुई और अपने शरीर से धूल को थपथपाया। हमें रेड लेक क्षेत्र के चारों ओर देखना होगा। हमें जानवर के निशान मिल सकते हैं। ठीक है, उन सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लिंडा उन्हें मानचित्र की सहायता से लाल झील तक ले गई। अल्पविराम, अल्पविराम। डुडियन के शरीर में अभी भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, बल्कि उनकी दृष्टि और श्रवण में काफ़ी सुधार हुआ है, विशेषकर उसकी सूंघने की क्षमता। पहले वह लिंडा की अनुमानित स्थिति को समझ सकता था, हालांकि फिलहाल वह उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर एक सटीक स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। गंध पर चुपचाप नज़र रखते हुए उसने अपने शरीर पर मरे हुए पाउडर की एक नई परत लगा ली थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूसरों को उसके अस्तित्व के बारे में पता न चले। डुडियन लगभग 100 क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद रुक गया था। शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था, इसलिए वह तुरंत रुक गया और ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करना जारी नहीं रखा। उसे डर था कि वह नशे की लत में पड़ जाएगा और कोल्ड क्रिस्टल के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल का टुकड़ा एक टेबल टेनिस बॉल के आकार का था। यहाँ तक कि अगर वे पिघलकर तरल रूप में आ गए तो भी उनकी क्षमता लगभग कई बोतलों की थी, जो कि कोई छोटी मात्रा नहीं थी। यहाँ तक कि बहुत सारा पानी पीने से भी लोगों को असुविधा होगी, कहीं ऐसा न हो कि ठंड बढ़ जाए। डुडियन ने महसूस किया कि ठंडे क्रिस्टल को अवशोषित करना बंद करने के बाद उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसे राहत मिली। इसके अलावा उसने एक जगह ढूंढ ली और बचे हुए ठंडे क्रिस्टल को छिपा दिया। फिर उसने अपना धनुष और तीर लिया और लिंडा के छोटे का पीछा किया। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि लिंडा अभी भी रास्ते में शिकार कर रही थी। अगर मैंने उन पर घात लगाकर हमला किया तो मैंने उसे बहुत करीब से गोली मार दी, लेकिन फिर भी उसके बगल के शिकारी मुझे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। डुडियन विचारों पर विचार मंथन कर रहा था और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं केवल धनुष और तीर पर भरोसा नहीं कर सकता। जाल बनाना भी एक प्रकार का उपकरण है। केवल स्काउट्स को इन्हें बनाने के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन मैं कुछ कच्चे जाल बना सकता हूँ। हालांकि स्काउट इसके झांसे में नहीं आएगा, लेकिन बाकी। उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। बरसात का मौसम था। बादलों ने आसमान को हाशिए पर धकेल दिया था, जिससे रोशनी कम हो गई थी। शहर के खंडहर उजाड़ थे। भारी बारिश से अभी अभी सड़कें धुल गई थीं। सड़न की गंध हवा में तैर रही थी। लाल झील के आसपास, झील के विशाल किनारे पर घनी घास फूस उगाई थी। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज लंबे समय से सड़ चुके थे। यहाँ तक कि जहाज भी बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं और केवल सड़ चुके खाली धातु के फ्रेम बचे हैं। लहरें उन्हें धीरे धीरे हिला रही थीं। यदि वे थोड़ा जोर से मारते तो संभवतः वे उन्हें फाड़ देते। लिंडा घास के किनारे बैठ गई। वह आसपास का माहौल देख रही थी। वे 2 दिन से यहाँ हैं। ये शिविर लंबा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। पैरों के निशान कई दिन पहले छोड़े गए थे। इसे यहाँ से बहुत दूर जाना चाहिए था। सांवली त्वचा वाली लड़की ने धैर्य खोते हुए कहा। लिंडा ने उत्तर दिया, चूंकि यह यहाँ से गुजरा, ये निश्चित रूप से वापस आएगा। वे अपनी सांस रोककर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक गेल ने सूंघा और फुसफुसाया, हमें ट्रैक किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह, रास्ता। लिंडा की आंखों में हत्या का इरादा झलक गया। एक जानवर। दूसरी टीम नहीं, केवल एक व्यक्ति। आंधी ने भौहें सिकोड़ लीं। टिप्पणी 6 टिप्पणियां। वोट एक बाकी है। उपहार भेजें। एक अकेला व्यक्ति। एक और हैरान था। गेल ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे गंध को छुपाने के लिए मरे हुए पाउडर का लेप करना चाहिए। पिछले 2 दिनों से मुझे हमेशा हमारे पीछे किसी मरे हुए व्यक्ति के पीछा करने की गंध आती थी। मैंने सोचा कि यह कोई लक्ष्यहीन भटक रहा था, लेकिन वह जो भी था वह सीधे हमारे पीछे चल रहा था। इसके अलावा जब बारिश शुरू हुई तो वह रुक गया। अगर यह वास्तव में मरा हुआ था तो बारिश को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा पीछा करने वाला व्यक्ति चिंतित था कि मरे हुए पाउडर बच जाएगा, इसलिए उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिंडा ने विचारपूर्वक कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि यह व्यक्ति ट्रैकिंग करते समय बहुत कोमल दृष्टिकोण अपना रहा है। ये सोचना मूर्खतापूर्ण है कि केवल पाउडर ही निशान छिपा सकता है। यदि वह एक सीधी रेखा में हमारा पीछा कर रहा है तो वह जिस ट्रैकिंग विधि का उपयोग करता है वह गंध के आधार पर निर्णय लेती है।
वह जानता है कि पाउडर का उपयोग करके अपनी गंध को कैसे छिपाना है, लेकिन वह नहीं जानता है कि दूसरों को ट्रैक करते समय वह आसानी से उजागर हो जाएगा। वह नहीं जानता है कि हमारे साथ गेल है। गहरे रंग की लड़की ने कहा, अगर उसे हमारी टीम के बारे में जानकारी नहीं है और फिर भी वह हमें ट्रैक करने की हिम्मत करता है तो क्या वह दूसरे कंसोर्टियम से भाग नहीं रहा है? बोलते समय लिंडा का चेहरा ठंडा था, शायद एक जूनियर, एक नौसिखिया जो हमारे क्षेत्र में भटक गया था। उसे पता नहीं है कि वह मिल गया है, लेकिन अगर हम उसे मार भी दें तो ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। हत्या करने से बेहतर है कि उसे पकड़कर कंसोर्टियम को दे दिया जाए। यह एक सराहनीय सेवा मानी जाएगी, गेल ने कहा। लिंडा उठी और बोली, जाओ और जांच करो। अगर वह आँख को अच्छा लग रहा है तो अकेला छोड़ दो वरना मार डालो। वह पंजे वाली दिनों छिपकली। निक और रीड, तुम दोनों यहीं रहो। अगर जानवर आता है तो धुएं के संकेतों का उपयोग करके हमें सूचित करें। लिंडा ने दोनों को निर्देश दिया और गेल और गहरे रंग की लड़की के साथ चली गई। उन्होंने उस दिशा का अनुसरण किया जिसकी ओर गेल ने इशारा किया था। अल्पविराम, अल्पविराम। एक सुनसान सड़क। भारी बारिश के बाद टूटी सड़कें कीचड़ और गड्ढों से भर गईं। काय और लताएं वर्षा के पानी में भीग गईं। डूडियन एक ऊंची इमारत में आसमान की ओर देख रहा था। घने काले बादल उसके स्थान की ओर आ रहे थे, जो संकेत दे रहा था कि जल्द ही भारी बारिश होगी। बरसात का मौसम, बारिश वास्तव में अक्सर होती है, डूडियन ने खुद से कहा। उसने तरकश से तीर निकाले और उन्हें एक एक करके पोंछना शुरू कर दिया। बाद में उसने सूखा भोजन निकाला और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया ताकि वह अपने शरीर की गर्मी को बहाल कर सके। शुरुआती बरसात का मौसम शिकार के लिए उपयुक्त नहीं था। चूंकि तापमान अभी भी बहुत ठंडा था, कई बड़े राक्षस अभी भी अपने घोंसलों में बैठे थे और सो रहे थे। केवल खून के प्यासे लोग ही शिकार की तलाश में इधर उधर छिपे रहेंगे। खाने के बाद उसने बासी खून से भरा कटोरा उठाया। उसे एक घर से काफी कटोरे मिले थे। समय और विकिरण ने मानव द्वारा निर्मित चीजों को नष्ट कर दिया था। हालांकि अभी भी ऐसी चीजें थीं जो मिट्टी से बनी थीं। उसके सामने के सभी कटोरे खून से भर गए। समय समय पर छोटे लाल रक्त के कीड़े रक्त को जोंकने के लिए कटोरे के चारों ओर फड़फड़ाते रहते थे। डूडियन ने तीरों की नोकों को खून से रंग दिया और उन्हें सूखने दिया। जल्द ही उसके सभी खून से रंगे तीर तैयार हो गए और तरकश में रख दिए गए। वे आ रहे हैं। डूडियन ने आकाश में बादलों की ओर देखा। उसने जो धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी वह उसके दिल की धड़कन के साथ गूंजती हुई प्रतीत हुई। सड़क पर दूर तक देखते हुए उसकी आंखें झुक गईं। 3 आकृतियां तेजी से पास आईं और उनमें से किसी ने भी कोई गंध नहीं छोड़ी। वे 3 मूक पत्थरों की तरह महसूस हुए। डूडियन ने तीर लगाया और जमीन पर झुककर उसकी डोरी खींची। वह उस खूबसूरत महिला की आकृति के सिर को कसकर घूर रहा था। उसने उसके सिर पर ताला लगा दिया था और उसकी सीमा में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। 300 मीटर दूर गेल ने तेजी से फुसफुसाया, 9 बजे हैं। सामने हमारी गंध गायब होने के बाद उसे सतर्क रहना चाहिए। अब वह गतिहीन है। मुझे लगता है कि कोई घात है। जल्दी से सिर काट दो, लिंडा ने ठंडे स्वर में कहा। जाल, गेल ने कहा, वह शायद एक स्काउट या तीरंदाज है। हमने उसकी सीमा में प्रवेश किया है। यदि वह एक तीरंदाज है तो उसके लिए हमें गोली मारने का सबसे अच्छा मौका तब होगा जब हम ऊंची इमारत में प्रवेश करेंगे, इसलिए सावधान रहें। यदि वह स्काउट है तो जाल शायद ऊंची इमारत के अंदर दबा हुआ है। एक सांवली त्वचा वाली लड़की ने चारों ओर देखा। जमीनी स्तर पर कोई जाल नहीं होना चाहिए। यदि जाल है तो ऊंची इमारतों के अंदर हैं। वह एक स्काउट थी और उसने पाथफाइंडर और ट्रैप जैसे स्काउटिंग कौशल सीखे थे, विशेषकर जाल बनाना। जब वह बोल रही थी तो उसे पूरा आत्मविश्वास था, जब तक कि दूसरा पक्ष मध्य स्तर का स्काउट न हो और उसने उससे अधिक सीख लिया हो। लेकिन यह असंभव था क्योंकि दूसरा पक्ष उजागर हो चुका था। जब तक तुम दोनों दीवार के बाएं और दाएं तरफ से जाओ, मैं अंदर जाऊंगा। लिंडा ने तुरंत एक विकल्प चुना। वह जानती थी कि वे अभिनय को खींचते हुए दूसरे पक्ष को तैयारी के लिए अधिक समय दे रहे थे। वह दूसरे पक्ष को आश्चर्यचकित करने वाली थी क्योंकि उसे उनके आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, दोनों ने तुरंत कहा और अलग अलग चले गए। लिंडा ने एक हाथ से अपनी तलवार खींची और इमारत को गहराई से देखा। अचानक जोरदार धक्के के साथ वह पूरी गति से अंदर घुस गई। उसकी तलवार उसकी छाती के सामने थी क्योंकि उसे विश्वास था कि वह सामने से आने वाले किसी भी तीर को रोकने में सक्षम होगी। सीधा टकराव, ये थी उनकी लड़ने की शैली। हालांकि वह एक महिला थी, उसका स्वभाव किसी पुरुष की तुलना में अधिक उग्र था। वह जानती थी कि वह दुश्मन की दृष्टि रेखा के संपर्क में थी। वह जल्दी जल्दी अपने दिल में दूरियों का हिसाब लगा रही थी। 250 मीटर, 200 मीटर, 180 मीटर। जब वह ऊंची इमारत से करीब 120 मीटर दूर थी, तब भी उसे इमारत के शीर्ष पर किसी भी तरह की हलचल नहीं दिखी। वह मदद कर सकती थी लेकिन आश्चर्यचकित थी, क्या वह छत पर आराम कर रहा है? क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि हम जवाबी हमला कर रहे हैं?
उसके हृदय में शंकाओं के अतिरिक्त थोड़ी अकथनीय बेचैनी भी थी। वह ऊंची इमारत से 100 मीटर दूर थी, इसलिए अब तक तीर मारना था। दूरी 60 मीटर के करीब थी। क्या दूसरा पक्ष धनुर्धर नहीं है? वह असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसके हृदय में चिंता की हल्की सी अनुभूति हो रही थी। लेकिन वह बिल्डिंग के निचले हिस्से तक पहुंच चुकी थी। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां दीवार से चिपक गईं और वह ऊपर चढ़ने लगी। दीवार जर्जर हो गई थी, इसलिए उसका वजन नहीं उठाया जा सका। इसीलिए उसने तेजी से रेंगने के लिए अपनी गति पर भरोसा किया। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर चढ़ने वाली थी, उसे पीछे से ठंड महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल घबरा गया। वाह! जब वह मुड़ी तो एक तीर लगा। कश! तीक्ष्ण तीर उसके गाल को भेदता हुआ उसके मुंह में घुस गया। उसके मस्तिष्क में अचानक दर्द हुआ, जिससे वह जोर से चिल्लाने लगी। अध्याय 115। पीछे से दुश्मन। जैसे ही उसने दर्द का सामना किया, लिंडा की प्रवृत्ति हावी हो गई। लिंडा ने तुरंत कई प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचा क्योंकि उसने निरर्थक चीख को रोक लिया था। उसने आने वाले तीरों को रोकने के लिए तेजी से अपने एक हाथ से अपनी तलवार उठाई, जबकि उसने अपना दूसरा हाथ दीवार से छुड़ा लिया। उसका शरीर नीचे महसूस हुआ। उसके शरीर की ताकत और कौशल के कारण 3 मंजिला इमारत से गिरने पर उसे कोई चोट नहीं लगने वाली थी। उतरने के बाद लिंडा ने उस दिशा की ओर देखा जहां पिछला तीर मारा गया था। सड़क के दूसरी ओर एक इमारत थी, लेकिन वह उस इमारत जितनी ऊंची नहीं थी जिस पर वह चढ़ रही थी। ऊंची इमारत की ऊंचाई के कारण वे प्रारंभिक निर्णय पर पहुंचे थे कि दुश्मन ने सबसे ऊंची इमारत को चुना होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह घात का हिस्सा था। हालांकि वह जल्दी में थी और उसने एक पल के लिए नजर डाली। उसने देखा कि तीर इमारत की छत से निकले थे। दुश्मन छत पर था। उसने ऊपर देखा तो उसे छत पर एक जर्जर दीवार के पास एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। उसके हाथ में धनुष बाण था। एक बार फिर उसने उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। कैसे? ये वही है। लिंडा ने दुश्मन का चेहरा देखा। अपने चेहरे से छलकते दर्द को भूलकर भी उसका दिल घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि जिस धोखेबाज से वे छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे वह इस समय उसके सामने आ जाएगा। इसके अलावा उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही नौसिखिया उसका पीछा करने, घात लगाने या यहाँ तक कि उसे मारने के लिए आएगा। वाह! तीर की आवाज़ से वह जाग गई क्योंकि लिंडा ने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। इस समय उसकी मध्यवर्ती शिकारी काया और शानदार तलवारबाजी प्रकट हुई। हालांकि लिंडा की प्रतिक्रिया आधी देर से हुई, लेकिन फिर भी तीर मारने और काटने के लिए पर्याप्त थी। तलवार से लगा एक टूटा हुआ तीर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय डूडियन का हाथ तीसरा तीर निकालने के लिए पीछे की ओर गया और उसे ऐसे चला दिया मानो लक्ष्य पर उसका निशाना ही न हो। हालांकि लगातार शॉट्स की गति से उसका दिल कांप उठा और चेहरा बदसूरत हो गया। वहां खड़ा होना उसके लिए गोली चलाने का लक्ष्य होने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। वह तेजी से घूमी और बिल्डिंग के अंदर छिप गई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही लिंडा इमारत में दाखिल हुई, उसका पैर अचानक किसी चीज से फंस गया। जैसे ही उसकी एड़ी क्षेत्र से दूर चली गई, उसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो वह बिजली की देवी हो। हालांकि जब उसके पैर के तलवे पीछे हटने वाले थे तो ढही हुई जगह से एक रस्सी निकली। इससे उसके पैर धंस गए और फंस गए। इसके अलावा यह एक स्लिपनॉट थी, इसलिए जैसे जैसे वह इसे जोर से खींचती थी, ये और अधिक कसती जाती थी। उसी समय रस्सी के दूसरे सिरे से अचानक बल निकला। अगले ही पल लिंडा को भारहीनता महसूस हुई क्योंकि उसका शरीर ऊपर खींच लिया गया था। उसके पैर सीधे ऊपर खींचे हुए थे जबकि उसका सिर नीचे जमीन की ओर दिख रहा था। उसने बिना घबराए तुरंत अपनी तलवार से रस्सी काट दी और अपने पैर छुड़ा लिए। जब उसने रस्सी काटी तभी ऊपर की मंजिल ढह गई। वह आने वाले कंक्रीट से बचने की जल्दी में लुढ़क गई। टकराना। उसने सुना कि पत्थर उसकी पिछली स्थिति से टकरा रहे थे। धूल उड़ गई। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पीली पड़ गई और थोड़ा डर भी गई। हालांकि एक पल के बाद लिंडा का गुस्सा हद से गुजर गया। एक प्रतिष्ठित मध्यवर्ती रजत स्तर शिकारी के रूप में वह एक नवागंतुक के हाथों लगभग मर गई। अगर वह समय रहते रस्सी नहीं काटती तो सामने पड़े पत्थर के मलबे से वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। साथ ही उसके चेहरे पर तीर लगा हुआ था। तीर को पत्थर लग जाता तो घाव से उठता दर्द आसमान छू लेता। जब डूडियन ने जाल विफल होते देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। जब उसने एक मध्यवर्ती स्तर के शिकारी की शारीरिक शक्तियों और युद्ध के अनुभव को देखा तो भय और असहायता का एक निशान था। लिंडा ने अपना चेहरा ढक लिया था क्योंकि एड्रेनालाइन के कारण उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। वह उस ऊंची इमारत को देखती रही जहां डूडियन स्थित था। हालांकि उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। न ही उसने वर्तमान इमारत के अंदर जाने की योजना बनाई क्योंकि वह इस समय गंभीर रूप से घायल थी और अप्रत्याशित जाल हमलों से डरी हुई थी। उसके दिल पर डर की छाया छा गई थी, इसलिए उसने फिलहाल वहीं खड़े रहने का फैसला किया। उनका मानना था कि गेल और सांवली त्वचा वाली लड़की को स्थिति के बारे में पता होना चाहिए था।
दूसरे पक्ष में केवल एक व्यक्ति था, जबकि उसके साथ गेल और दूसरा शिकारी था ताकि वे अंत में डूडियन को पकड़ सकें। हालांकि लिंडा ने स्पष्ट रूप से देखा कि डूडियन ने धनुष हटा दिया, मुड़ गया और भाग गया। दौड़ना, तुम दौड़ना चाहते हो, ऐसे ही। तुम्हारे जाल बेकार हैं और उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। अब आप भागना चाहते हैं। क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा, चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं और तीर के घाव पर असर पड़ा। उसे पागल बना देने वाला दर्द उसके दिमाग पर वार कर रहा था। लेकिन उसने डूडियन को पकड़ने के आवेग का विरोध किया। पहला कारण यह था कि उसके दिल की गहराई में एक चिंता का निशान था कि यह एक और जाल था। दूसरा कारण यह था कि इस वक्त उनकी चोटें बहुत ज़्यादा थीं। यदि वह तीर नहीं निकालती तो उसे तीर को सीधा रखने के लिए अपने एक हाथ का उपयोग करना पड़ता, या फिर दौड़ने या हिलाने पर तीर हिलता रहेगा और इससे होने वाला दर्द असहनीय होगा। इसके अलावा वह जानती थी कि तीर जहरीले खून से सना हुआ और रंगा हुआ था। परिचित बासी गंध मरे हुए के खून की थी। उसने धीरे धीरे तीर को बाहर निकालते हुए अपने दांत भींच लिए। जैसे ही उसने तीर को बाहर निकाला, तीर की नोक पर लगे कांटे ने उसके मुंह से मांस निकाल लिया। तुरंत आंसू बह निकले। हालांकि अपने शिकार करियर के दौरान ये सबसे घातक चोट नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से सबसे दर्दनाक चोट थी। अंतिम खींच के बाद उसने तीर निकाला और जल्दी से अपने बैकपैक से प्राथमिक चिकित्सा किट ले ली। छिपे खतरों और अन्य संक्रमणों से बचने के लिए उसने अपने चेहरे पर पट्टी बांध ली। गेल और सांवली लड़की आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने लिंडा के चेहरे पर गंभीर चोट देखी। उसका पीछा करो, जल्दी, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए, लिंडा ने अपने मुंह के दूसरे हिस्से का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से कहा। गेल और गहरे रंग की लड़की ने एक त्वरित नज़र डाली और वे तेजी से उस इमारत की ओर चले गए जहां डूडियन था। धिक्कार है, उसने अपनी गंध छुपाने के लिए चूहे का खून लगाया था। जब वे इमारत में जा रहे थे तो गेल ने कहा, लेकिन उसने उसे ऊंची इमारत में प्रवेश करने से रोक दिया और इधर उधर चला गया। हड्डी चूहे बहुत आम छोटे राक्षस थे और हर जगह देखे जा सकते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि दूसरा पक्ष उसके खून को छिपाने के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने शुरू से ही झूठे लक्ष्य का पता लगा लिया था। संभवतः शुरू से ही दूसरे पक्ष का उद्देश्य उन्हें यह महसूस कराना था कि उनका पता लगा लिया गया है। विवरण के बारे में सोचते ही गेल का दिल ठंडा हो गया। जैसे ही वे कोने के आसपास थे, गेल्स ने तुरंत कहा, वह तेज है। वह भाग गया था। सांवली त्वचा वाली लड़की उसके भाषण के अर्थ के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि वह सतर्कता से चारों ओर देख रही थी ताकि कोई दूसरा जाल उन पर हमला न कर दे। धत्तेरी की आधी सड़क तक पीछा करने के बाद आंधी अपने आप को कोसने से नहीं रोक सकी। उसने सांवली त्वचा वाली लड़की से कहा, उसने पहले से ही 3 हड्डी चूहों को यहाँ कहीं कैद कर दिया होगा। अब उसने उन सभी को छोड़ दिया है। उनकी गंध उनके साथ मिल गई है और ये चूहे तितर बितर हो गए हैं और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। हमें एक दूसरे का पीछा करना होगा। सांवले रंग की लड़की चौंक गई। अध्याय 116। एक साधारण नौसिखिया हम पर घात कैसे लगा सकता है? क्या वह जानबूझकर अपनी गंध आपके सामने प्रकट कर रहा है? सांवली त्वचा वाली लड़की द्वारा पूछे गए सवाल को टालते हुए गेल का चेहरा उदास था। अलग अलग पीछा करना बहुत खतरनाक है। सांवली त्वचा वाली लड़की ने देखा कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने झिझकते हुए कहा, दूसरे पक्ष ने कैप्टन को घायल कर दिया था, इसलिए अगर हम पकड़ भी लें तो भी हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। शायद वह हमें तोड़ना चाहता है। गेल ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, शायद उसे पहचानने का कोई तरीका है। भले ही उसने अपनी गंध चूहों के साथ मिला दी हो ताकि हम उसे ट्रैक न कर सकें। हालांकि चूहों की गति का प्रक्षेप पथ मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। बेशक चूहे भागने में बहुत आलसी होंगे, जो जा रहा है वह वही होना चाहिए। उसने एक सांस ली ताकि वह चारों ओर तैरती गंधों को अधिकतम सीमा तक महसूस कर सके। अब उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। बारिश की गंध, काय, मरे हुए लोगों की बदबू, क्षय की हल्की गंध और बाकी सब कुछ उसके दिमाग में एक संवेदी मानचित्र में बन गया था। उसे अपनी आंखें खोलने में 5 सेकंड से भी कम समय लगा। मेरे पीछे आओ। वह तेजी से एक दिशा की ओर दौड़ा। सांवली त्वचा वाली लड़की आश्चर्यचकित थी। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? मुझे यकीन नहीं है। वे दोनों शीघ्र ही एक खुले चौराहे पर आ गए। सामने बहुत पानी था। वहां राक्षसों की हड्डियां, सड़ते मरे हुए अंग, काय और पेड़ की शाखाएं बिखरी हुई थीं। गेल ने अपना हाथ उठाकर चट्टानों के ढहे हुए ढेर की दिशा की ओर इशारा किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जिस जगह की ओर वह इशारा कर रहे थे वहां काई कम और चट्टानें कम थीं। वह वहां छिपा हुआ है। सांवली त्वचा वाली लड़की की आंखें चमक उठीं। ये कुछ मानव निर्मित था। ये संभव है कि उसने भागने के लिए जगह निर्धारित करने के लिए इसे पहले से ही तैयार कर लिया था। हालांकि उसने अंदर कूदने की हिम्मत नहीं की। अगर वह व्यक्ति वास्तव में वहां छिपा था तो वहां 1 या 2 जाल होने चाहिए थे। अप्रत्याशित हमले को रोकने के लिए आसपास के इलाके, साथ ही पत्थर के सामान का सर्वेक्षण करते समय वह सावधानी से करीब आ गई। आंधी उसके पीछे पीछे चली।
इस समय वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। वह जाल ढूंढने के लिए केवल सांवली त्वचा वाली लड़की पर भरोसा कर सकता था। वहाँ एक गुफा होनी चाहिए। इसके अंदर से एक गंध आ रही है, आंधी ने धीमे स्वर में फुसफुसाया। वह तमतमा रहा था और वह तनाव में था। गेल की बातें सुनकर सांवली त्वचा वाली लड़की की नज़र गंभीर हो गई। उसने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। लिंडा के चेहरे पर लगी चोट के बाद से ही उन्होंने दुश्मन की पहचान तीरंदाज के तौर पर कर ली थी। उस स्थिति में वह करीबी मुकाबले में आश्वस्त थी। स्काउट्स निश्चित रूप से धनुर्धारियों से बेहतर थे और करीबी मुकाबले में योद्धाओं और शूरवीरों से बदतर थे। बेशक वह एक खुली और ईमानदार लड़ाई के बारे में सोच रही थी, इसलिए जब तक वह सावधान रहती कि दुश्मन को पत्थर के ढेर से हमला करने का मौका न दे, उन्हें कुछ नहीं होगा। वे दोनों एक के बाद एक चट्टानों के ढेर के पास चले गए। उनके सिर पर काले बादल घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। ये लगभग 40 मीटर अंदर है। गेल ने फुसफुसाने के लिए बहुत धीमी आवाज का इस्तेमाल किया। कोई जाल नहीं है। सांवली त्वचा वाली लड़की घबराई हुई थी, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ लीं। जितना अधिक वह जाल का कोई निशान नहीं ढूंढ पाती थी, उतना ही अधिक उसे भयानक महसूस होता था। जब वे दोनों चट्टानों के ढेर से करीब 10 मीटर करीब थे, पानी के छींटों की आवाज़ गूंज उठी। हालांकि यह आगे से नहीं बल्कि पीछे से आया था। दोनों के शरीर की मांसपेशियां कड़ी हो गईं। वे लगभग एक ही समय पर घूमे। वाह! एक चांदी का तीर उड़कर गेल के गले में जा लगा। ये तुरंत छेद गया। जैसे ही उसने अपना गला दबाया, गेल की आंखें खुली रह गईं। उसने एक दर्दनाक अर्घ ध्वनि निकाली और गिर गया। सांवली त्वचा वाली लड़की की पुतलियां कड़ी हो गईं। उसने देखा कि चौराहे पर एक गंदा तालाब था जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। ये सभी प्रकार की सड़ांध से भरा हुआ था, जिसमें मरे हुए अंक, चूहे के शरीर आदि शामिल थे। अंदर से एक आकृति उछलकर बाहर आ गई थी। ये डूडियन था, पूल में छुपे हुए। सांवली त्वचा वाली लड़की के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था। उसने डूडियन को पूल के किनारे पर कूदते देखा। वह भागा नहीं, बल्कि तीर निकालकर लड़की की ओर चला गया। वह जानती थी कि सामने वाला पक्ष एक धनुर्धर है। दूरी के कारण उसके पास उसे मारने के 100 से अधिक तरीके थे। उसका एकमात्र मौका करीबी मुकाबला था। उनका मानना था कि दूसरे पक्ष को मध्यवर्ती शिकारी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह उन पर घात लगाने की योजना का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि सीधे सामने की लड़ाई के लिए जाएगा क्योंकि वह उसे और गेल को आसानी से मार सकता है। तो चून की विपरीत पक्ष भी उसकी तरह प्राथमिक शिकारी था, तो उसे भी जीत की आशा नहीं थी। वाह! दूसरा तीर गेल के चेहरे पर लगा और उसी क्षण उसका जीवन समाप्त हो गया। डूडियन ने देखा कि लड़की उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह तेजी से घूमा और भागा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। इसके अलावा भागते समय उसने तेजी से कुछ तीर चलाए ताकि लड़की उसे पकड़ न सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सौभाग्य से पिछले 2 महीनों में उन्होंने तीरंदाजी की बुनियादी बातों का भरपूर अभ्यास किया था। उनकी सटीकता इतनी अच्छी थी कि पहली ही गोली से दुश्मन को मार गिराया जा सके। वाह! डॉडियन एक ऊंची इमारत के पीछे की ओर भागा। सांवली त्वचा वाली लड़की ने देखा कि दूसरे पक्ष ने सब कुछ खारिज कर दिया है और भाग गया है। वह पीछा करने के लिए गेल के शरीर को छोड़ने ही वाली थी कि उसने देखा कि दुश्मन तीर चला रहा है। वह डर गई और उसने विरोध करने के लिए हड़बड़ी में गेल का शरीर उठाया। एक तीर गेल की छाती में लगा। उसने डूडियन को वापस ऊंची इमारत में जाते देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन वह उसके पीछे चलने में झिझक रही थी। चाहे पिछली बार लिंडा घायल हो गई हो या गेल की दुखद मौत ने उसे दुश्मन को देखने में सक्षम नहीं बना दिया था, उसे यकीन नहीं था कि ऊंची इमारत के पीछे कोई दूसरा घात लगाकर उसका इंतजार नहीं कर रहा होगा। जाल का पता लगाने में समय लगा, इसलिए वह इमारत के करीब नहीं पहुंच सकी जब अंदर एक तीरंदाज छिपा हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? वह झिझकी और भ्रमित हो गई। आखिरकार उसने गेल के शरीर को खींच लिया और चौक से दूर चली गई। वह किनारे पर आकर बैठ गई। बाद में उसने अपने बैकपैक से धुएं का संकेत निकाला और उसे लाल बत्ती की चमक दिखाई दी। उसने दूसरों को सूचित करने के लिए इसे जलाया। डूडियन के दिल को राहत मिली। उसने देखा कि दूसरे पक्ष ने ऊंची इमारत में उसका पीछा नहीं किया। हालांकि उसे इसका पछतावा हुआ क्योंकि उसने पहले से ही अंदर जाल लगा दिया था। फिर भी उसने जो जाल बनाया वह एक सामान्य प्राथमिक शिकारी को मारने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने व्यवस्थित रूप से जाल बनाने का अध्ययन नहीं किया था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से अपनी कल्पना से तैयार किया था। सौभाग्य से मैं ठीक हूँ। वह दीवार के सहारे झुक गया और सांस छोड़ने लगा। उसने चौराहे से निकलता हुआ लाल धुआं देखा और जान लिया कि यह एक संकेत है। वह जानता था कि उसने टीम के उस सदस्य की हत्या कर दी है जो लोगों को ट्रैक करने की क्षमता रखता था। अब वे अंधे थे और वह अपनी गंध पर भरोसा करके उनका पता लगा सकता था और पहले अवसर पर हमला करने के लिए अंधेरे में छिप सकता था। उसने मेरी शक्ल देखी।
हालांकि वह गुस्से में थी, उसका चरित्र एक स्वार्थी और सतर्क व्यक्ति जैसा लगता है। वे अब मुझे ट्रैक करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि उनके पास मुझे ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है। दुर्भाग्य से लिंडा के जादू के निशान किसी तरह रक्त से संबंधित हैं। संभवतः वह अपने शरीर के रक्त को नियंत्रित कर सकती है। उस स्थिति में तीरों पर लगा हुआ खून उसे संक्रमित नहीं करना चाहिए। डुडियन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने तेजी से गणना की। अल्पविराम। अध्याय 117। जैसे ही लिंडा ने आकाश में लाल धुएं का संकेत देखा तो तेजी से दौड़ पड़ी। उसे बुरा लगा क्योंकि लाल धुएं का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में संकेत के रूप में किया जाना था। उसने देखा कि सांवली त्वचा वाली लड़की तेजी से जाल तैयार करते हुए एक टूटी हुई ऊंची इमारत को घूर रही थी। गेल का शव उसके सामने पड़ा था। गेल के चेहरे, गले और छाती पर लगे तीरों को देखकर लिंडा का दिल बैठ गया। एक सांवली त्वचा वाली लड़की ने हलचल सुनी और लिंडा को आते देखने के लिए मुड़ी। उसे राहत मिली लेकिन उसने जल्दी से कहा, दुश्मन छोटी इमारत में है। मुझे नहीं पता कि वह छोटी इमारत के पीछे से भाग गया है या नहीं। आंधी, आंधी। लिंडा ये देखने के लिए झुकी कि गेल की आंखें बिना किसी हलचल के खुली हुई थीं। धीमे स्वर में बोलने से पहले वह एक पल के लिए चुप रही। क्या तुम दोनों एक साथ नहीं थे? उसने ये कैसे किया? सांवली लड़की ने पिछली घटना मिनट दर मिनट बताई। जब लिंडा गहरे रंग की लड़कियों को विवरणों के बारे में बात करते हुए सुनती है तो उसकी आंखों में हत्या का प्रबल इरादा चमक उठता है। गुस्से के कारण उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं जबकि उसके गालों की मांसपेशियां कड़ी हो गईं। उसके दिल में गुस्सा उसके चेक से आने वाले दर्द पर काबू पा चुका था लेकिन घाव ठीक होने में देरी से बचने के लिए उसने अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम दिया। कैप्टन, क्या आप उसे जानते हैं? सांवली त्वचा वाली लड़की लिंडा की हरकतें देखकर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। वह नया बच्चा है, लिंडा ने उत्तर दिया। उसे? सांवली लड़की हैरान रह गई। हालांकि उसने डुडियन का नाम सुना था लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह विश्वास करना कठिन था कि यह चालाक और कपटी लड़का भाग्यशाली मेहतर था जिसके हाथ जादू के निशान संयोग से लग गए। वह विशाल दीवार के बाहर कैसे है? इसके अलावा गेल ने चट्टान के नीचे से तैरती हुई उसकी गंध को स्पष्ट रूप से महसूस किया। क्या कोई और उसकी मदद कर रहा है? सांवली त्वचा वाली लड़की पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लिंडा ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। तुम नहीं समझती। उसने दिखावा किया कि उसने भागने के लिए पहले से पकड़े गए हड्डी चूहों का इस्तेमाल किया था लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य तुम्हें घात में फंसाना था। सौभाग्य से तुम मूर्ख नहीं थे और उसका पीछा करने के लिए अलग नहीं हुए, अन्यथा वह तुम लोगों को एक एक करके कब का पकड़ लेता। सांवली त्वचा वाली लड़की मानो लिंडा के शब्दों से चौंक गई हो, फिर से कहा, लेकिन गेल की गंध की भावना गलत नहीं हो सकती। उसने गेल का इस्तेमाल किया था। लिंडा की आंखों में ठंडक तैर गई। गेल द्वारा उसे यहाँ ढूंढने का कारण संभवतः दुश्मन द्वारा पहले से तैयार किया गया था। उसने अधिकांश हड्डी चूहों को पहले ही घायल कर दिया था। उनमें से अधिकांश बहुत तेज या बहुत दूर तक नहीं दौड़ते थे। उल्लास ने सबसे तेज दौड़ने वाले हड्डी चूहे को पकड़ लिया था। ये सब एक जाल था। इसके अलावा गेल को छेद से तैरती हुई जो गंध महसूस हुई थी वह वास्तविक हड्डी दर्द से संबंधित होनी चाहिए। उसने अपनी गंध को नहीं छिपाया बल्कि हड्डी के चूहों को ढक दिया और यहाँ पहुँचने तक इंतजार किया। बाद में उसे इसे घायल करना चाहिए था और चट्टानों के बीच छेद के अंदर जाने देना चाहिए था। वह अपनी गंध को छिपाने के लिए तालाब में छिप गया था और इस तरह उसने आप पर पीछे से हमला किया था। हालांकि लिंडा ने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं देखा है लेकिन सांवली त्वचा वाली लड़कियां उसके विश्लेषण को सही ठहरा सकती हैं। फिर भी छोटे शैतान का दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा था। उसे याद आया कि किस तरह डुडियन ने तालाब से छलांग लगाई, धनुष की डोरी खींची और निशाना लगाया। हालांकि वे उसे बच्चा कह रहे थे और अपरिपक्व कह रहे थे, लेकिन उस पल ने उसे अलग भावनाएं दी। कैप्टन, अब हम क्या करें? उसके पीछे चलते रहो, सांवली लड़की ने झिझकते हुए कहा। लिंडा ने ऊंची इमारत की ओर देखा और फुसफुसाया, नहीं, वह वापस आएगा। हमें बस बैठकर इंतजार करना होगा। फिर उसने गेल के शरीर को देखा और कहा, हमें उसके शरीर को जलाना होगा। तीर संक्रमित थे, अधिकतम आधे घंटे बाद वह मरे नहीं में बदल जाएगा। सांवली त्वचा वाली लड़की ने अपने होंठ चबाते हुए फुसफुसाया, मुझे पता है। लिंडा ने इशारा किया और जाने के लिए मुड़ गई। एक गहरे रंग की लड़की गेल के शरीर को खींचने लगी और उसके पीछे चलने लगी। उन्हें एक छोटी सी इमारत मिली और वे उसमें रहने लगे। इतनी छोटी इमारत को चुनने का कारण यह था कि उन्हें चिंता थी कि अत्यधिक बारिश के बाद ऊंची इमारत ढह सकती है। लेकिन वे इस बात से भी सावधान थे कि डुडियन उन पर हमला करने के लिए ऊंचे इलाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी देर तक आसमान में काले बादल छाए रहे। बारिश होने पर गड़गड़ाहट गूंज उठी। लिंडा और एक गहरे रंग की लड़की एक खुली जगह से बाहर निकली। उन्हें कुछ ज्वलनशील पदार्थ मिले और उन्होंने गेल के शरीर को जला दिया। बाहर भारी बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा था।
सांवली त्वचा वाली लड़की ने गेल की जली हुई काली आंखों को देखा और उसे थोड़ी ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। गेल की राख बिखेरने के बाद गहरे रंग की लड़की ने लिंडा की ओर देखा। उसे खिड़की के सामने खड़े होकर बारिश की ओर ताकते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। वह नहीं जानती थी कि क्या सोचे। कैप्टन, सांवले रंग वाले फुसफुसाए, क्या वह सचमुच वापस आएगा? वह करेगा, लिंडा ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया। पहले हमने उसके पीछे जाने की पहल की थी, इसलिए उसने जाल और घात का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हम उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसे हमारी तलाश नहीं करनी चाहिए, है ना? सांवली रंगत वाली लड़की ने चुपचाप अपने मन में क्या चल रहा था बता दिया। उसे आना ही होगा। लिंडा ने पलटकर उसकी ओर देखा। जितना हमने सोचा था वह उससे कहीं अधिक चालाक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह बाहर कैसे आया, लेकिन बात यह है कि वह हमसे मिलने के बाद भागा नहीं। इसके बजाय वह हत्या के लिए गया था। इससे पता चलता है कि उसे उम्मीद थी कि हम उसे मारने की कोशिश करेंगे और हम केवल उसकी प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। ये हमें मारने का उसका एकमात्र मौका है। अगर वह हमें नहीं मार सकता है तो वह जानता है कि यह उसकी मौत होगी। सांवले रंग की लड़की चौंक गई, लेकिन वह सिर्फ एक नौसिखिया है। हालांकि वह एक कबाड़ी था, वह कभी शिकार पर नहीं गया था। उसके पास इतना बड़ा साहस कैसे हुआ? आपके बिना भी हम एक टीम हैं और संख्याएं उससे आगे निकल जाएंगी। उसकी हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने साबित कर दिया कि वह ऐसा करने में सक्षम है। लिंडा ने उसकी ओर देखा। हालांकि वह तुमसे कुछ साल छोटा है, उसका दिल निर्णायक है। हो सकता है कि वह कभी किसी राक्षस का शिकार करने न गया हो, लेकिन शायद यही उसकी प्रतिभा है। उसके शब्दों ने सांवली त्वचा वाली लड़की को झकझोर कर रख दिया। सौभाग्य से हम उसे बड़ा होने का अवसर नहीं देने जा रहे हैं, अन्यथा वह भविष्य में हमारे लिए एक बड़ा खतरा होगा। लिंडा ने खिड़की से बाहर देखा और भारी बारिश को देखा। वह इस समय बहुत चिंतित होगा। उसने जो योजनाएं बनाई थीं वे अंत तक सफल नहीं रहीं। अब पहल हमारे हाथ में है। उसे हमारे जीवित वापस जाने से डरना चाहिए। यदि वह इस अवसर को चूक गया तो हम प्रशिक्षण के बाद उसे मार डालेंगे। यदि आप उसकी जगह होते तो अब आप हमें मारने के लिए क्या करते? सांवली त्वचा वाली लड़की उलझन में थी क्योंकि उसे उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। तेज बारिश ने मानो आसमान को पर्दे से ढक दिया हो। अध्याय 118। वे चले गए। उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। डुडियन लिंडा और दूसरी लड़की की गंध से समझ सकते थे कि वे चले गए थे। लिंडा ने उसकी शक्ल देख ली थी, इसलिए उसे यहीं नहीं रुकना चाहिए। तो क्यों? अचानक उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उनकी कतारों में एकमात्र तीरंदाज मर चुका है, इसलिए यदि वे आंख बंद करके मेरे पीछे चलते रहे तो वे मेरे जाल में फंस जाएंगे और मर जाएंगे। क्या वे आराम से बैठकर इंतजार करेंगे? उसने थोड़ा सोचा और तुरंत लिंडा का विचार समझ गया। वह जानती है कि मैं उसे मारने के लिए बेताब हूं, इसलिए वह जल्दी में नहीं है। डुडियन का चेहरा डूब गया। अगर मैं उन्हें दीवार पर वापस जाने की अनुमति देता हूं तो मैं एक खतरनाक स्थिति में पहुंच जाऊंगा। वह एक सिल्वर लेवल शिकारी के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करेगी और मैं उनकी टीम में तैनात हो जाऊंगा। एक बार जब हम विशाल दीवार से बाहर आ जाएंगे तो मेरे पास भागने का जरा भी मौका नहीं होगा। उन्हें कुछ जाल लगाना चाहिए था और मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैं क्या कर सकता हूं? डुडियन ने भौहें चढ़ा दीं। एकमात्र मौका तब तक इंतजार करना है जब तक कि दूसरे पक्ष को विश्वास न हो जाए कि वह चला गया है और आराम करें। तब वह घात लगाकर उन पर हमला कर सकता था। हालांकि दूसरा पक्ष सिल्वर लेवल का शिकारी है और दूसरी बार घात लगाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा यदि अन्य दो भी उनके साथ जुड़ जाएं तो यह 4 लोगों की टीम बन जाएगी। यहाँ तक कि अगर वह उनमें से एक को भी मार सकता है तो बाकी 3 तुरंत उसे पकड़ लेंगे। उसे उन्हें तितर बितर करना होगा। इसके अलावा उसकी सीमा केवल 100 मीटर थी और सटीकता 100% नहीं थी। शूटिंग के दौरान गलतियां होने की संभावना थी। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट भूरे आकाश को रोशन कर रही थी। डुडियन ने तेज बारिश को देखा और धीरे धीरे शांत हो गया। उसके मन में गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगर मैं प्रकाश व्यवस्था का उपयोग कर सकूं तो कितना अच्छा होगा, डुडियन ने सोचा। हालांकि बिजली का उपयोग करने के लिए उनके पास उचित उपकरणों का अभाव था। वह उनका निर्माण भी नहीं कर पाएगा। बिजली का उपयोग करना। डुडियन के दिमाग में एक विचार कौंध गया। पहले तो वह चौंका, लेकिन उत्साह से उसकी आंखें चमक उठीं। बेशक, मैं अब तक इतना मूर्ख क्यों रहा हूं? यदि मैं उन्हें सीधे नहीं मार सकता तो मैं बाहरी ताकतों का उपयोग क्यों नहीं करता? मैं उनसे लड़ने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहा हूं। कितनी बेवकूफ़ी है! मुझमें और एक सामान्य बुद्धिहीन सैनिक में क्या अंतर है? आह, मैं मूर्ख हूं, सचमुच बेवकूफ़। उसने अपना सिर थपथपाया, लेकिन वह बेहद उत्साहित था। अल्पविराम। बरसात के मौसम में तेजी से बारिश होती है। जैसे ही बारिश रुकने लगी तो हवा भीनी भीनी खुशबू से भरी हुई थी। बारिश से पूरे खंडहरों में सड़ी गली चीज़ों और लाशों की गंध दूर हो रही थी।
पलक झपकते ही सूरज पश्चिम में डूब चुका था और रात आ गई थी। छोटे से फ्लैट के दरवाजे और खिड़कियां सिकुड़कर जर्जर हो गए थे। मूल खिड़की का शीशा टूट गया। सांवली त्वचा वाली लड़की को दरारों को बंद करने के लिए पर्याप्त लकड़ी और पत्थर मिल गए थे और उनके चारों ओर लताएं कसकर लिपटी हुई थीं। कमरे के मध्य में हल्की सी आग लगी हुई थी। दो महिलाओं के अलावा लिंडा ने निक और रीड को वापस बुलाने के लिए धूम्रपान संकेतों का भी उपयोग किया था जो लाल झील के पास थे। उन्हें वापस बुलाने के कुछ कारण थे। स्वाभाविक रूप से डुडियन का अकेले सामना करना उनमें से एक नहीं था। सबसे पहले उसने इस बात का ध्यान रखा कि वे दोनों अकेले पंजे वाली डिनो छिपकली का सामना नहीं कर सकते। उनके लिए इसे मारना बहुत कठिन होगा और संभवतः यह इसके लिए नाश्ते के रूप में समाप्त हो जाएगा। दूसरा, वह चिंतित थी कि डुडियन लिंडा पर हमला नहीं करेगा बल्कि निक और रीड पर हमला करने के लिए घूमेगा। वह उन्हें बिना तैयारी के पकड़ लेगा और उन दोनों को मार सकता है। इसलिए उसने डुडियन को हमेशा के लिए हल करने के लिए सभी को बुलाया था। बाद में वे जाकर कार्य पूरा कर सके। वह चिंतित नहीं थी। यदि डुडियन कोई और बच्चा होता तो वह शायद सोचती कि दूसरा पक्ष हमला विफल होते देख छोड़ देगा। लेकिन पिछले अनुभव के कारण वह इस नवागंतुक के साथ एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करने का इरादा नहीं रखती थी। अपने हृदय की गहराइयों में उसने थोड़ी सी भी अवमानना करने का साहस नहीं किया। आंधी छोटे शैतान द्वारा मार डाला गया था। निक ने कमरे के कोने में टीले को देखते हुए पूछा। रीड को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सांवली त्वचा वाली लड़की से पूछा, क्या ये सचमुच सच है? वह तो अभी बच्चा है, 14 साल का भी नहीं। उसने ऐसा कैसे किया? लिंडा ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, उसे नीचा मत देखो अन्यथा अगला तुम होगे। रीड ने उसके गाल पर बंधी धुंध की पट्टी को देखा। लिंडा के होंठ कांप रहे थे। उनके सामने तथ्य रखा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या हम इंतजार करेंगे? निक पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिंडा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप में धैर्य की कमी है? निक ने उत्तर दिया, नहीं, ये सिर्फ हम बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। लिंडा ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप समय की देरी नहीं करना चाहते हैं तो बाहर जाएं, उसे ढूंढें और उसे मार डालें। निक उसकी बातों से दब गया और फिर कुछ नहीं बोला। उसकी जादुई चिन्ह क्षमता सहायक थी इसलिए वह अनुरेखण और ट्रैकिंग में अच्छा नहीं था। चिंता मत करो, इस बच्चे का शरीर हल्का नहीं है। जितनी देर वह विशाल दीवार के बाहर रहेगा वह उतना ही असहज हो जाएगा। विशेष रूप से कुछ समय बाद उसका शरीर इतना असहज हो जाएगा कि जादू के निशान भी उसे विकिरण के क्षरण से निपटने और विरोध करने में मदद नहीं कर पाएंगे। सांवली त्वचा वाली लड़की आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, मैंने जगह जगह कई जाल लगाए हैं। वह जितनी देर करेगा हमारी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। शायद हमें उसे व्यक्तिगत रूप से मारना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा एक जाल उसे संभाल लेगा। निक और रीड ने एक ही समय में आह भरी। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक नवागंतुक उस टीम को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा जिसके पास रजत रैंक वाला शिकारी था। दोनों के हाव भाव देखकर लिंडा को आइडिया आया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि अगर वे डुडियन को फंसा सकें तो वह उसके शरीर को कुचल देगी और उसका खून चूस लेगी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। पिछले 2 दिन शांत रहे। ऐसा लग रहा था कि डुडियन गायब हो गया है। निक और रीड आश्वस्त थे कि डुडियन चला गया है लेकिन लिंडा ने जोर देकर कहा कि डुडियन सही अवसर की प्रतीक्षा में आसपास छिपा हुआ था। आखिरकार शिकारी के रूप में बाकी 3 लोग शिकार प्रक्रिया को जानते थे। धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिसने नेतृत्व किया वह बेनकाब हो जाएगा और शिकार बन जाएगा जबकि दूसरा पक्ष शिकार करेगा। वे इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लिंडा ने सूखा खाना खत्म किया और अपने चेहरे पर लगे घाव को छुआ। 3 दिन हो गए लेकिन उसके चेहरे का घाव ठीक हो गया है। कोई निशान नहीं बचा था और कोई दर्द नहीं था। इस पुनर्जनन में मुख्य भूमिका उसके जादुई निशानों ने निभाई। उसकी क्षमता रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने की थी। वह अपने शरीर के भीतर उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकती थी। विशाल दीवार के बाहर समय बिताने वाले शिकारियों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता थी। लगातार चोटों के कारण और उन्हें समय पर ठीक न कर पाने के कारण कम से कम 1/3 शिकारियों की बाहर ही मृत्यु हो गई। इसके अलावा अपनी चोटों को तेजी से ठीक करने में सक्षम होने का मतलब ये भी था कि लिंडा जानवरों पर काबू पाने के दौरान और भी अधिक साहसी थी। भले ही वह घायल हो गई हो, वह घाव को ठीक कर सकती थी और ठीक कर सकती थी। 3 दिन। लिंडा ने आंखें मूंद लीं। उनके दृष्टिकोण से डुडियन कम से कम अपने धैर्य के कारण ही शिकारी बनने के योग्य था। वह 3 दिनों तक सामने न आने को सहन करने में सक्षम था। एक सांवली लड़की दीवार के सहारे टेक लगाकर सूखा खाना खा रही थी। दांग दांग दांग। अचानक जमीन कांप उठी। अध्याय 119। क्या हो रहा है? चारों आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। लिंडा मानो कुछ सोच रही हो, खुद को जमीन पर गिरा दिया और सुनने के लिए अपना कान उस पर रख दिया। ये कहते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा नहीं, यह एक जानवर की लहर है क्या? अन्य 3 हैरान थे।
विशाल दीवार के बाहर सबसे भयानक आपदा तब हुई जब राक्षसों ने एक साथ बड़ी संख्या में हमला किया और एक जानवर की लहर में बदल गए। यहाँ तक कि एक छोटी जानवर की लहर भी 3 से 5 शिकार टीमों को आसानी से निगल सकती है। दौड़ना। लिंडा खड़ी हुई और इमारत से बाहर निकल गई। हमें उस रास्ते से बचना होगा जहाँ से राक्षस गुजरेंगे। वे सभी छोटे फ्लैट से बाहर भाग गए। शिकार के समृद्ध अनुभव के कारण अपने पैरों के नीचे तरकश को महसूस करके वे अनुमान लगा सकते थे कि जानवर की लहर का स्रोत कहाँ था। वे लिंडा के पीछे एक अलग सड़क की ओर चल पड़े। गड़गड़ाहट, झटके और भी तीव्र हो गए मानो राक्षसों की लहर करीब आ रही हो। बूम! जमीन के कंपन के कारण पास की एक इमारत टूट गई और ढह गई, जिससे हवा में धूल भर गई और उसके बाद बड़ी तेज आवाज गूंज उठी। लिंडा ने जांच करने के लिए पीछे मुड़ने से इनकार नहीं किया बल्कि कड़ी मेहनत करती रही। वाह! उनके बगल में स्थित एक छोटी सी इमारत से एक तीर चलाया गया। ये तीर अप्रत्याशित था क्योंकि वे दहशत में थे और भागने की जल्दी में थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि दुश्मन इतनी करीब से उन पर घात लगाकर हमला करेगा। हालांकि लिंडा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उसके शरीर को तीर का सामना करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही तीर का निशाना वह नहीं बल्कि वह सांवली लड़की थी जो लिंडा के पीछे दौड़ रही थी। गहरे रंग की लड़की ने आने वाले तीर को रोकने के लिए अपना खंजर उठाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आधा बाहर निकला, तीर उसके कंधे में घुस गया। क्योंकि वह अचानक हुए हमले में फंस गई थी, उसका शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और जैसे कि उसे हथौड़े से मारा गया हो वह जमीन पर गिर गई। निक और रीड ने अपने हथियार निकाल लिए और उसकी रक्षा के लिए उसके सामने खड़े हो गए और उस दिशा को देखते रहे जहां से तीर चलाया गया था। लड़की ने दर्द के मारे दांत भींच लिए लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। तुम ठीक हो? लिंडा ने पूछा। सांवली त्वचा वाली लड़की ने अपना कंधा पकड़ लिया और अनिच्छा से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मत रुको, जानवर की लहर करीब आ रही है, भागो। लिंडा के दिल को राहत मिली जब उसने देखा कि चोट घातक नहीं थी। निक ने लड़की को खड़ा होने में मदद की लेकिन उसी पल एक और तीर चला गया। हालांकि वह सतर्क था और अचानक हमले के लिए तैयार था। वह खंजर का उपयोग करके तीर को रोकता है। वह वहां छिपा है। रीड ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां से तीर आ रहे थे। उनसे लगभग 100 मीटर दूर छोटी सी इमारत को देखते हुए लिंडा ने अपनी तलवार कसकर भींच ली। हालांकि पीछे से आ रही कांपती आवाज हर गुजरते पल के साथ तीव्र होती जा रही थी। अगर वह इमारत में जाती और डुडियन से लड़ती, भले ही वह उसे मार देती, तो जानवर की लहर पकड़ लेती। दूसरे ने इस बात को ध्यान में रखा था, यही कारण है कि वह अब इतना साहसी है। लिंडा ने स्थिति के बारे में सोचा। गुस्से के कारण उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था लेकिन अंततः उसने खुद को रोक लिया। लिंडा ने कई शिकारियों को भावनात्मक कार्यों के कारण मरते देखा था। उसके बारे में चिंता मत करो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। निक और रीड जानते थे कि स्थिति कितनी गंभीर थी। इसके अलावा वे उन धूर्त और कुटिल जालों के पीछे थे जिनका उपयोग डुडियन ने पहले किया था, इसलिए वे नौसिखिया के पीछे जाने से झिझक रहे थे। कौन जानता है कि उसने कैसा जाल बिछाया था। डुडियन छोटी इमारत से उन्हें देख रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने उसका पीछा नहीं किया बल्कि भागते रहे। उसका मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। उसने काली त्वचा वाली लड़की को हर जगह जाल बिछाते हुए छिपते हुए देखा और सूंघा था। हालांकि उसने इस छोटी सी इमारत में कदम नहीं रखा था, इसलिए उसने छोटी सी बिल्डिंग में आने की हिम्मत की। उसके हाथ में सीलबंद खून का थैला था। डुडियन चुपचाप छोटी सी इमारत में गायब हो गया। दौड़ना, दौड़ना। उनमें से 4 तेजी से भागे, टूटे हुए पत्थरों के मलबे से कूदे और जितनी तेजी से वे कर सकते थे उतनी तेजी से काम किया। हालांकि कुछ मिनटों की तेज दौड़ के बाद जमीन के हिलने की आवाज कम होने के बजाय और करीब आ रही थी। लिंडा चट्टान के ढेर पर कूद गई और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। देखते ही देखते उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने लगभग 4 मीटर लंबे राक्षसों को तेज गति से रेंगते हुए देखा। वे राक्षस थे जिनकी आकृति तो शेर जैसी थी लेकिन त्वचा इंसान की थी। उन पर एक भी बाल नहीं था। इसके अलावा प्रत्येक के पास 7 या 8 मानव जैसी भुजाएं थीं। अरे, ये दिमाग तोड़ने वालों का झुंड है। लिंडा का चेहरा बदसूरत हो गया। एक सांवली त्वचा वाली लड़की और अन्य 2 ने राक्षसों की जांच करने के लिए पीछे मुड़कर देखा। ब्रेन पिकर्स में से सभी वयस्क थे। इसके अलावा एक प्राथमिक शिकारी उनका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। उनके हाथों से भागना बेहद मुश्किल था क्योंकि ब्रेन पिकर बहुत तेज होते थे। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, हम उन्हें खो नहीं पाएंगे। डर के मारे निक का शरीर कांपने लगा। लिंडा ने अपने होठों को चबाते हुए कहा, रोना, वे तुम्हारे खून की गंध को महसूस करके ट्रैकिंग कर रहे हैं। उस बच्चे ने जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई है ताकि दिमाग तोड़ने वाले हमारे पास आ सकें। जब रोना ने ब्रेन पिकर्स को देखा तो उसके होंठ सफ़ेद हो गए। उसने इस संभावना के बारे में सोचा था लेकिन उसे अभी भी लिंडा में आशा की किरण दिखाई दे रही थी। एक सिल्वर लेवल शिकारी और पुराने दिनों की टीम सदस्य के रूप में उसने सोचा था कि लिंडा उसे बचाने की कोशिश करेगी। रोना ने उसकी ओर देखा, मुझे पता है,
धन्यवाद। लिंडा के चेहरे पर एक जटिल भाव था और उसने आगे कहा, मैं आपके प्रियजनों का ख्याल रखूंगी। धन्यवाद। रोना के चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था और उसका चेहरा रुका और मुड़ा। जब उसने जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा उदास हो गया। उसकी इतनी इच्छा थी कि वह अभी तक पूरी नहीं हुई थी। बहुत सारी चीज़ें जिनका उसने अभी तक आनंद नहीं लिया था, वह केवल पछतावे के साथ ही जा सकी। उसने अपना छोटा खंजर उठाया और उदास होकर आने वाले जानवरों की ओर देखा। कश, उसके पास पहुंचने वाला पहला जानवर गुर्राया और 3 विशाल भुजाएं उठाईं और बाहर निकल गया। रोना उन्हें देर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह कुछ ही सेकंड में पहले जानवर का भोजन बन गई थी। निक, रीड और लिंडा काफ़ी देर तक उस जगह से भागे थे। हालांकि वे दिमाग तोड़ने वालों से आगे निकलने में सक्षम नहीं थे। निक ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि रोना को मारने के बाद ब्रेनपेकर्स का झुंड रुका नहीं बल्कि उसका पीछा करना जारी रखा। हम दूर नहीं जा सकते। भागो, हमें अपनी गंध छुपानी होगी। लिंडा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह कमोबेश इस दृश्य की कल्पना कर सकती थी। जब तक वह गली के कोने पर पहुंची तब तक वह पहले ही मृत पाउडर निकाल चुकी थी। उसने इसे अपने शरीर पर गिरा लिया और एक छेद के माध्यम से इसे एक जीर्ण शीर्ण इमारत में डाल दिया। रीड ने उसका पीछा किया और उसी तरह अपनी गंध छिपा ली। वह छेद के माध्यम से उसके पीछे चला गया। निक कोने तक आने वाले अंतिम व्यक्ति थे, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा गया और उसके हाथ पर लगा पाउडर टूटकर गिर गया। हालांकि यह उसके शरीर पर गिरा हुआ था लेकिन उसे समय पर छुपाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा ब्रेनपेकर्स पहले से ही उसके बहुत करीब थे। कैप्टन, बचाओ! निक भयभीत होकर चिल्लाया क्योंकि उसके चेहरे पर हताशा के भाव थे। ब्रेनपेकर्स की विशाल भुजाओं से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। उन्हें हथियारों से रोकना कोई खास भूमिका नहीं निभा सका। अध्याय 120। ब्रेनपेकर जानवर अपना गुस्सा निकालने के लिए अन्य प्राणियों की तलाश कर रहे थे क्योंकि निक को मारना पर्याप्त नहीं था। लिंडा और रीड उस इमारत की दीवार की दरार से गुप्त रूप से उन्हें देख रहे थे जहां वे छिपे हुए थे। उनके दिल घबराए हुए थे, जबकि वे इस डर से अपने दिल की धड़कनों को कम करने के लिए धीरे धीरे सांस ले रहे थे कि कहीं वे इन रक्तपिपासु राक्षसों का ध्यान आकर्षित न कर लें। ठीक है, ठीक है। रीड अपने खंजर की मूठ पकड़कर प्रार्थना करता रहा, वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। ब्रेनपेकर मरे हुए लोगों का शिकार नहीं करते। हे प्रकाश के देवता पिता, कृपया अपने लोगों को आशीर्वाद दें। दहाड़, गर्जन, झुंड ने अपना लक्ष्य खो दिया इसलिए वे गुस्से में सड़क पर इधर उधर घूमते रहे। उनकी सांप जैसी चिकनी पूंछें जमीन पर घूम रही थीं और वे किसी सुराग की तलाश में दाएं या बाएं देख रहे थे। लिंडा और रीड को राहत मिली क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रेनपेकर्स उस इमारत में नहीं आए जहां वे छिपे हुए थे। हालांकि वे अभी भी आराम नहीं कर सके क्योंकि दिमाग तोड़ने वाले अभी भी इधर उधर घूम रहे थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि झुंड जल्द से जल्द वहां से चला जाए। इस तनावपूर्ण क्षण में जब उनका डर से लगभग दम घुट रहा था, जैसे ही तीर एक छोटी सी इमारत में घुसा, एक तेज सीटी की आवाज़ गूंज उठी। लिंडा और रीड डर के मारे लगभग उछल पड़े क्योंकि उन्होंने उस नौसिखिया को नज़रअंदाज कर दिया था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। लानत है! इमारत पर तीर लगने की आवाज़ सुनकर लिंडा ने अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं। लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ तर्क बाकी था और वह तेजी से एक योजना लेकर आए। यदि वह तीरों का उपयोग करके ब्रेनपेकर्स को इमारत में ले जाना चाहता था तो वह उन्हें एक चट्टान का उपयोग करके वापस ले जाने वाली थी। उसने एक पत्थर उठाया, हाथ उठाया और देखा कि तीर किस दिशा से आया है। वाह! उसे खड़े होने और बैठने में एक पल भी नहीं लगा, लेकिन पत्थर फेंकने के लिए इतना ही काफ़ी था। टकराना, टकरा जाना। उसने देखा कि जो पत्थर उसने फेंका था वह कांच की खिड़की के अवशेषों पर सटीक रूप से लगा था। ध्वनि विशेष रूप से तीव्र थी। जिस झुंड ने आवाज़ों का पता लगा लिया था उसने इधर उधर देखा और दौड़ पड़ा। हालांकि लिंडा स्तब्ध थी क्योंकि बिना किसी अपवाद के सभी ब्रेनपेकर्स उस इमारत की ओर भाग रहे थे जहां वे थे। यह विवरण के बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि ब्रेनपेकर झुंड के हमले के प्रभाव से ये 3 मंजिला इमारत गिर गई। जवाब में वे तेजी से बगल वाली खिड़की से बाहर कूद गए और सड़क के दूसरी ओर गिर गए। वे छलांग के प्रभाव को कम करने के लिए लुढ़क गए और भागने के लिए खड़े हो गए। रीड को कूदने में देर हो गई थी इसलिए इमारत गिरने के साथ साथ कुछ पत्थर भी उसे लगे। एक पत्थर उसकी नाक पर लगा और जैसे ही उसने अपनी नाक को छुआ तो उसके हाथ पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। जैसे ही उसकी नाक से खून बहने लगा और ब्रेनपेकर्स उस पर टूट पड़े। नहीं, रीड घबरा गया। उसने खुद को बचाने के लिए अपने खंजर का इस्तेमाल किया लेकिन अगले ही पल दिमाग काटने वाले पहले से ही उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को काट रहे थे, जबकि अगले ही पल एक और ब्रेनपेकर उसका विसरा खा रहा था। खून तेजी से निकल रहा था। लिंडा को देखने वाले अन्य दिमागदार दहाड़ने लगे और रीड पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसके पीछे दौड़ पड़े। लिंडा का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि भले ही 15 सिल्वर लेवल शिकारी ब्रेनपेकर से घिरे हों, कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
भागते समय उसने सब कुछ त्याग दिया, जिसमें बैकपैक भी शामिल था जिसमें पिछले शिकार की बहुमूल्य राक्षस सामग्री थी। गर्जन गर्जन। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, ब्रेनपे का झुंड ने दहाड़ना शुरू कर दिया। उनके जाने के बाद छोटी सी इमारत से एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। ये डूडियन था। उसने ढही हुई छोटी सी इमारत को देखा। रीड के पास जमीन पर खून के निशानों के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसे मिचली आ रही थी क्योंकि यह पहली बार था जब उसने राक्षसों को किसी इंसान को खाते हुए देखा था। उसने अपनी आंखें पीछे हटा लीं और उस तीर की ओर देखा जो उसने पहले चलाया था। खून की जो छोटी थैली उस पर उसने बांधी थी वह दबाव के कारण फट गई थी। उसकी नज़र छूटे हुए बैग पर पड़ी। उसमें से विभिन्न राक्षसों से संबंधित सभी प्रकार की गंधें निकल रही थीं। इसमें लिंदा द्वारा एकत्र की गई सभी मूल्यवान सामग्रियां शामिल होनी चाहिए। डूडियन ने अपना बैग उठाया और बचे हुए सूखे भोजन के कुछ टुकड़े पाए। उसने तुरंत उन्हें चबाना शुरू कर दिया क्योंकि पिछले 3 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वह राक्षसों की तलाश कर रहा था। जब वह खाना खा रहा था, डूडियन को अचानक लिंदा से खून बहने की गंध महसूस हुई। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी घायल हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उसने इन जानवरों को ढूंढकर अच्छा काम किया है। सीधी हत्या, डूडियन फुसफुसाए। हालांकि उसे अचानक महसूस हुआ कि लिंदा की गंध अन्य गंधों के साथ मिश्रित थी। जो सुगंधें उसकी गंध को लगभग ढक रही थीं, वे बासी और हमारी थीं। वह उस जगह के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जहां वह गई थी। सीवेज नेटवर्क। डूडियन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि राक्षस बाहर सड़क पर रुके हैं और नहीं गए क्योंकि उनके शरीर बहुत बड़े थे और उनके लिए प्रवेश करना मुश्किल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे जानवर जिन्हें वह यहाँ ले आया था, लिंदा को मारने में असफल हो जाएंगे। मध्यवर्ती शिकारी की जीवित रहने की क्षमता वास्तव में असामान्य थी। उसने पकड़ने में जल्दबाजी नहीं की क्योंकि गंध से उसे समझ आ गया कि लिंदा ने सब में अपनी गति धीमी कर दी है। ऐसा लगता है कि वह जानती थी कि राक्षस उसका पीछा नहीं करेंगे, इसलिए लिंदा ने अपनी ताकत बहाल करने का अवसर लिया। वह अब तैयार है, इसलिए उस पर घात लगाने के लिए तीरों का उपयोग करना बहुत मुश्किल और अप्रभावी होगा। पिछली डायवर्जन योजना भी काम नहीं करेगी। इसका उपयोग एक बार किया जा चुका है, इसलिए उसे दूसरी बार इसमें नहीं पड़ना चाहिए। डूडियन ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि वह जानता था कि चर फिर से बदल गए हैं। उसने उसे अकेला कर दिया था लेकिन हमला करने का तरीका अपनाने से काम नहीं चलेगा। डूडियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये वास्तव में अंत है? अगर मेरी तीरंदाजी कौशल इससे बेहतर होती तो मैं उसे घात लगाकर मार सकता था। अभी मेरी सीमा 100 मीटर है, जिसका मतलब है कि अगर मैं असफल हुआ या उसने शॉट रोक दिया तो अगले कुछ सेकंड में मेरा सिर काट दिया जाएगा। डूडियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही मैं अपने कौशल में सुधार करना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक पल में किया जा सकता है। घूमते हुए तीर भी बेकार हैं क्योंकि वे पर्याप्त तेज नहीं हैं। अगर आग्नेयास्त्र होते, हालांकि 300 साल हो गए हैं इसलिए पुलिस स्टेशन में बंदूकें अच्छी स्थिति में नहीं होंगी। मैं खुद को डीप फ्राई करूंगा। ओह, डूडियन चौंका। बंदूकें इस्तेमाल नहीं की जा सकती लेकिन मैं गोलियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं उनसे बारूद का इस्तेमाल कर सकता हूँ और बम बना सकता हूँ। संभावना के बारे में सोचते ही वह उत्साहित हो गया। पुलिस के पास आग्नेयास्त्रों के लिए एक विशेष भंडारण कक्ष था। संभवतः उस कमरे में बंदूकें और गोलियां रखी हुई हैं। यदि यह घर के अंदर है तो 300 वर्षों के बाद भी उसे उपयोगी चीजें मिलनी चाहिए। डूडियन ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस स्टेशन की तलाश में सड़कों पर चला गया।